नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। आज महाराष्ट्र में पालघर जैसा कांड होते होते कैसे बच गया? गुजरात के समंदर में ड्रग्स का सौदागर कौन है? अजहर मसूद पर पाकिस्तान मेहरबान है या तालिबान? और रूस की राजधानी मॉस्को में पुतिन पर किसने बम फेंक दिया? महाराष्ट्र के सांगली में कुछ साधुओं को बेरहमी से पीटे जाने का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो इंटरनेट पर भी वायरल हो गया। खबर है कि उत्तर प्रदेश के 4 साधु कर्नाटक जा रहे थे, लेकिन महाराष्ट्र के सांगली में वो एक हादसे का शिकार हो गए। जब उन्होंने गांव के लोगों से आगे का रास्ता पूछ लिया, लोगों को शक हुआ कि इन साधुओं का ताल्लुक एक बच्चा चोरी करने वाले गिरोह से है। साधुओं ने अपनी पहचान बताने के लिए दस्तावेज तक दिखाए, लेकिन उनकी सुनने को कोई तैयार नहीं था। एक शख्स ने एक साधु को कार से खींचने की कोशिश की। उसका पैर और हाथ पकड़कर खींचा गया और अगले ही पल मुक्कों और थप्पड़ों की बरसात कर दी। भीड़ ने पूरी कार को घेरा हुआ था, इसलिए साधुओं का बचकर निकलना मुमकिन नहीं था। काफी देर तक हंगामा चलता रहा। कार से निकाले जाने के बाद साधुओं को डंडों से पीटने का वीडियो भी सामने आया। घटना के वीडियो वायरल होते ही पुलिस के कान खड़े हो गए। कुछ अक्यूज को अरेस्ट किए हैं, कुछ अक्यूज को हम अरेस्ट कर रहे हैं। पुलिस इसलिए भी सतर्क हो गई क्योंकि सांगली की इस घटना की तुलना पालघर की लिंचिंग से होने लगी। अब तक 6 आरोपियों की गिरफ्तारी की खबर है। उधर गुजरात में समंदर के बीच एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम देकर कोस्ट गार्ड और गुजरात एटीएस ने 200 करोड़ के ड्रग्स जब्त किए। बताया गया कि करीब 40 किलो ड्रग्स पाकिस्तान से नाव में भरकर लाए जा रहे थे। लेकिन इसकी जानकारी मिलते ही कोस्ट गार्ड और गुजरात एटीएस की टीम ने एक ऑपरेशन शुरू किया। दोनों टीमों ने मिलकर गुजरात के जखौं बंदरगाह से करीब 60 किलोमीटर दूर समंदर में पाकिस्तान से आई एक नाव को घेर लिया। दावा किया गया कि पाकिस्तान की अल तयासा नाम की नाव पर ड्रग्स छिपाकर लाए जा रहे थे, लेकिन इससे पहले कि वो समंदर के किनारे पहुंच पाती, गुजरात एटीएस और कोस्ट गार्ड ने उसे पकड़ लिया। गुजरात पुलिस के मुताबिक पाकिस्तान से करीब 40 किलो ड्रग्स भारत लाए जा रहे थे, जिनकी कीमत करीब 200 करोड़ रुपए है। ड्रग्स के साथ नाव पर सवार 6 पाकिस्तानियों को भी गिरफ्त में ले लिया गया, जबकि उन्हें लेने गुजरात आए 2 लोग भी पकड़े गए। ये दोनों भी जो डिलीवरी लेने के लिए आए थे, इनको दोनों को भी पकड़ा गया है। गुजरात पुलिस ने दावा किया कि ड्रग्स लेने पहुंचे जो 2 लोग पकड़े गए वो दिल्ली के रहने वाले हैं, और उन दोनों के पकड़े जाने के बाद ही पाकिस्तान से लाए गए ड्रग्स का पंजाब कनेक्शन भी सामने आया। गुजरात पुलिस के मुताबिक पाकिस्तान से ड्रग्स मंगवाने वाला आरोपी इस वक्त पंजाब की कपूरथला जेल में बंद है, और नाइजीरिया के रहने वाले इस आरोपी ने पाकिस्तान के कराची में रहने वाले अब्दुल्ला नाम के एक आदमी से ड्रग्स मंगवाए, जिसके बाद उसने गुजरात की सीमा तक ड्रग्स पहुंचाने के लिए कुछ मछुआरों को तैयार किया। जबकि गुजरात के पास समंदर में ड्रग्स की खेप लेने के लिए दिल्ली के रहने वाले सरताज और जग्गी को भेजा गया, लेकिन इससे पहले कि वो दोनों ड्रग्स की खेप ले पाते, पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। और उन दोनों से मिली जानकारी के बाद गुजरात एटीएस अब कपूरथला जेल में बंद नाइजीरिया के रहने वाले आरोपी पर भी शिकंजा कसने जा रही है। इस बीच सीरिया में खूंखार आतंकी संगठन आईएसआईएस ने अमेरिका के समर्थन वाले 6 कुर्द लड़ाकों को गोलियों से भून दिया। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि ये आतंकी संगठन एक बार फिर सीरिया को अपना गढ़ बनाने की फिराक में है, लेकिन कुर्द लड़ाकों के साथ अमेरिका के ऑपरेशन की वजह से उसे अपने मंसूबों पर पानी फिरता दिख रहा है। माना जा रहा है कि इसी बौखलाहट में उसने जिंदा पकड़े गए अमेरिका के समर्थन वाले 6 कुर्द लड़ाकों को मार गिराया, जिसका एक वीडियो भी आईएसआईएस से जुड़ी न्यूज एजेंसी अमैक ने जारी किया। इस वीडियो में आईएसआईएस के आतंकी अपने कब्जे में आए कुर्द लड़ाकों को दौड़ाते हुए एक सुनसान इलाके की ओर ले जाते नजर आए। वहां एक टूटी दीवार के पास पहुंचने के बाद उन्होंने उन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस ताबड़तोड़ गोलीबारी के बाद वहां बंधक बनाए गए कुर्द लड़ाके जमीन पर गिरे दिखाई दिए। आईएसआईएस ने इस कार्रवाई को अपने ठिकानों पर अमेरिका की मदद से चल रहे कुर्द लड़ाकों के ऑपरेशन का बदला करार दिया, क्योंकि अमेरिका ने सीरिया से आईएसआईएस को उखाड़ फेंकने के लिए अभियान तेज कर दिया है, जिसके लिए वो सीरिया के कुर्द लड़ाकों और वहां की सरकार के विरोधियों की मदद ले रहा है। और पिछले दिनों उसने इस अभियान के तहत सीरिया में एक मिलिट्री ड्रिल भी की थी, जिसमें अमेरिका के भारी भरकम टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां भी नजर आए थे। मतलब ये कि आईएसआईएस के खूंखार आतंकियों से निपटने के लिए अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। और अमेरिका ने सीरिया के जिस इलाके में मिलिट्री ड्रिल की, वहां आईएसआईएस भी अपनी खोई जमीन तलाशने में जुटा है, क्योंकि उत्तर पूर्व सीरिया के इस इलाके में तेल के बड़े भंडार मौजूद हैं। इसीलिए इस इलाके में अमेरिका के बढ़ते दखल से आईएसआईएस के आतंकी तिलमिला गए और उन्होंने उसका समर्थन करने वालों को निशाने पर लेना शुरू कर दिया। उधर खबर है सीरिया में आईएस के खिलाफ लड़ाई में कुछ कबीले अमेरिका का साथ दे रहे हैं। पता चला है कि आईएस कमांडर माहिर अल अगाल को मारने में कबीलों ने अमेरिका की मदद की और उसे पल पल की जानकारी देते रहे। माहिर अल अगाल सीरिया में आईएस का चीफ था और जुलाई में एक ड्रोन अटैक में मारा गया था, जिसके बाद अमेरिकी मीडिया ने दावा किया कि उसकी सेना ने ही आईएस के इस खूंखार आतंकी को मौत के घाट उतारा था। लेकिन अब पता चला है कि अमेरिकी सेना ने ये सब अकेले अपने दम पर नहीं किया था, उनका साथ दिया था उत्तरी सीरिया में रहने वाले कबीलों ने।
कहा जा रहा है कि ये कबीले लगातार माहिर अल अगाल के परिवार वालों के संपर्क में थे और ये जता रहे थे कि वो आईएस के साथ हैं, लेकिन असल में वो अमेरिका के लिए जासूसी कर रहे थे। माहिर अल अगाल की जब मौत हुई थी तो वो बाइक पर सवार था और उसी समय उस पर ड्रोन से अटैक हो गया था। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि उत्तरी कोरिया में रहने वाले अल शियातात कबीले के एक शख्स ने माहिर अल अगाल की बाइक में एक ट्रैकिंग डिवाइस लगाया था, जिसकी वजह से अमेरिकी सेना को उसकी सही लोकेशन पता चली और उसे बाइक पर बैठे बैठे ढेर कर दिया गया। यानी सीरिया में कबीलों के लोग अमेरिका के सीक्रेट जासूस बन चुके हैं, जो धीरे धीरे अपनी पकड़ बढ़ा रहे हैं। कहा जा रहा है कि अमेरिका धीरे धीरे उन्हें पूरे सीरिया में फैला देगा और एक एक करके उनकी मदद से आईएस कमांडरों को मारेगा, क्योंकि ये कबीले दोस्त बनकर दुश्मन के खेमे में घुसेंगे और उनका काम तमाम कर देंगे। इधर जयपुर के कई इलाकों में पुलिस की नकली वर्दी में लूट की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह की दहशत फैल गई। बताया जा रहा है कि यह गिरोह घर में अकेले रहने वाली महिलाओं को निशाना बनाता है, जो कि सामने आई 2 घटनाओं की सीसीटीवी फुटेज में भी दिखाई दिया, जिनमें एक फुटेज में दिखा कि 2 दिन पहले दोपहर के वक्त 3 बदमाश एक महिला को धकेलते हुए उसके फ्लैट के अंदर घुस गए, जिनमें एक ने पुलिस की नकली वर्दी पहनी हुई थी और 2 सादे कपड़ों में दिखे। हालांकि ये तीनों बदमाश अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि घर में मौजूद महिला और उसका पालतू कुत्ता उन पर भारी पड़ गए। तो मेरे डॉगी ने उस पर अटैक किया तो उसके 2 साथी थे, वो घबरा गए, वो दोनों पैर छोड़े मेरे और दोनों निकल के भागे। इससे पहले इन बदमाशों ने दरवाजा खुलवाने के लिए काफी दिमाग लगाया। उन्होंने महिला को जताया कि वो उसके पति के करीबी हैं, लेकिन इसके बावजूद महिला ने दरवाजा नहीं खोला। ऐसे में पुलिस की नकली वर्दी पहने बदमाश ने महिला से पानी मांगा और इस बहाने उसने महिला से दरवाजा खुलवा लिया और फिर वो लूट के इरादे से महिला को धक्का देकर अंदर घुस गए। महिला का आरोप है कि बदमाशों ने उसके साथ मारपीट की और उसे गोली मारने की भी कोशिश की, लेकिन उसके कुत्ते और महिला की हिम्मत के आगे बदमाशों के पसीने छूट गए और उन्हें वहां से भागना पड़ा। इस बीच उस महिला के पड़ोसी भी बाहर निकल आए, जिस वजह से वहां बड़ी अनहोनी होने से टल गई। महिला ने बड़ी बहादुरी से और उनके जंगल से छूटने का प्रयास किया। इसी तरह की एक और घटना जयपुर के एक दूसरे इलाके में भी हुई, जहां एक मोटरसाइकिल से पुलिस की नकली वर्दी में 2 बदमाश उस इलाके में पहुंचे। एक बदमाश ने मकान की डोरबेल बजाई, जिस पर अंदर मौजूद महिला बाहर निकली, लेकिन उसने मेन गेट नहीं खोला, जिसके बाद वो लोग वहां से चले गए। उधर कांग्रेस को गोवा में बड़ा झटका लगा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के बीच गोवा में उसके 8 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। इनमें राज्य के पूर्व सीएम दिगंबर कामत भी शामिल हैं। गोवा में कांग्रेस के 11 में 8 विधायकों के पार्टी छोड़ने पर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कांग्रेस पर निशाना साधा। काँग्रेसची जी भारत जोडो यात्रा असते, गोव्यातल्यान काँग्रेस छोडो यात्रा सुरुवात जाता। गोवा विधानसभा में कांग्रेस के अब सिर्फ 3 विधायक रह गए, जिसके बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर अपने विधायकों को तोड़ने का आरोप लगाया। इस बीच बिहार के खगड़िया से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें बीडीओ यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर एक आदमी पर दनादन थप्पड़ बरसाते दिखाई दिए। बाद में यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो बीडीओ एक आदमी पर ताबड़तोड़ लाठी बरसाते नजर आए। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें अधिकारी 2 लोगों से पहले बहस करते दिखे और देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि उन्होंने पहले सामने खड़े आदमी का मुंह पकड़कर झटका और फिर उस पर दनादन थप्पड़ बरसाने लगे। इस दौरान दफ्तर के बाहर मौजूद पुलिस वाले पीड़ित का हाथ कसकर पकड़े रहे, जबकि बीडीओ का हाथ चलता रहा। लिहाजा जो लोग उस वक्त वहां अपना काम करवाने पहुंचे थे, उन्होंने समझा बुझाकर किसी तरह मामला शांत कराने की कोशिश की, लेकिन अधिकारी ने किसी की नहीं सुनी और थप्पड़ मारने के बाद उन्होंने पास खड़े जवान से डंडा लेकर बरसाना शुरू कर दिया। इस दौरान पिट रहे आदमी के भाई ने उसे बचाने की भी कोशिश की, लेकिन बीडीओ पर इसका कोई असर नहीं हुआ। कहा जा रहा है कि ब्लॉक ऑफिस में दोनों भाई दस्तावेज बनवाने के लिए गए थे, लेकिन बाहर मौजूद पुलिस वालों ने उनसे गाली गलौज की, क्योंकि उन लोगों ने ब्लॉक ऑफिस के बाहर सुरक्षा के लिए लगाए गए बैरिकेड हटा दिए। असल में नगर पंचायत चुनाव की वजह से पुलिस ने वहां कई बैरिकेड लगाए थे, जिनको पुलिस के सामने ही हटाते हुए दोनों दफ्तर के अंदर जाने लगे। और आरोप है कि ऐसा करने पर पुलिस वालों ने गाली गलौज की, जिसकी शिकायत लेकर दोनों भाई बीडीओ के पास पहुंचे, लेकिन दावा है कि इसी दौरान वहां बैठे अधिकारियों से भी उनकी बहस हो गई, जिस पर बीडीओ भड़क गए। मेरा भी कॉलर पकड़ लिया, हम पे वो अटैक कर दिया, बीच में गार्ड आ गया, नहीं तो हम पे करता। हालांकि जिनके साथ मारपीट हुई उन्होंने बदसलूकी के आरोपों से इनकार किया। उधर अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच रूस का कराया सीज फायर 24 घंटे भी नहीं टिका और दोनों देश लगातार दूसरे दिन नागोर्नो कराबाख इलाके के लिए एक दूसरे के खून के प्यासे बने रहे। एक दिन पहले दोनों देशों के लगभग 50-50 यानी 100 सैनिक मारे गए थे। इसी वजह से दोनों पड़ोसियों के बीच 2 साल पहले हुई जंग के बाद यह सबसे भयानक लड़ाई है।
लेकिन फिर भी दोनों के कलेजे को ठंडक नहीं पड़ी और सामने आई तस्वीरों में अजरबैजान के रॉकेट बिजली की रफ्तार से आर्मेनिया की सेना के शिकार पर निकलते दिखे। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर की दहाड़ ने रात के सन्नाटे को चीर दिया। आग के गोलों की तरह धधकते रॉकेटों की ऐसी रोशनी की घुप अंधेरे में आसमान को चौंधिया दिया और जैसे ही बमबारी रुकी तो काले अंधेरे में सब कुछ ओझल हो गया। वहीं एक दूसरे वीडियो में एक वीरान मैदान में टारगेट बिल्कुल सेट दिखा। कैमरा जूम हुआ तो सामने आर्मेनिया की सेना की गाड़ियां और साजो सामान नजर आया, लेकिन तभी अजरबैजान के बारख्ताश TB2 ड्रोन ने सब मिट्टी में मिला दिया। अजरबैजान ने अपने बारख्ताश ड्रोन से आर्मेनिया के ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बनाया। उसके हमले की एक और तस्वीर में नीचे जमीन पर कुछ सैनिक जान बचाकर भागने की कोशिश में दिखे और फिर हुआ जोरदार धमाका। लेकिन अपनी गलती मानने को कोई तैयार नहीं। आर्मेनिया अजरबैजान पर और अजरबैजान आर्मेनिया पर इस लड़ाई का ठीकरा फोड़ रहे हैं। दोनों देश बदला लेने के लिए बेताब हैं और टेंशन में पूरी दुनिया है। दोनों देशों से लड़ाई रोकने की अपील की जा रही है, क्योंकि 2 साल पहले 2020 में भी जब अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच नगोर्नो कराबाख में जंग छिड़ी थी तो 6 हफ्ते तक चली थी और 6,500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन बात सिर्फ आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच की नहीं है। असल बात यह है कि अगर खुलकर युद्ध का ऐलान हो गया तो उसमें रूस और तुर्की जैसे बड़े देश भी मैदान में उतर सकते हैं, क्योंकि रूस आर्मेनिया के साथ है और तुर्की अजरबैजान के साथ खड़ा है। और फिर मसला उस तेल और गैस का भी है जिसने पहले ही रूस और यूक्रेन की जंग की वजह से यूरोप में महासंकट पैदा किया हुआ है। आर्मेनिया और अजरबैजान गैस और तेल की पाइपलाइनों का एक अहम कॉरिडोर है और जंग की वजह से सप्लाई चेन चरमरा सकती है। लेकिन नगोर्नो कराबाख का मसला सुलझना इतना आसान नहीं है। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच ये ऐसा जख्म है जो 30 साल से भरने का नाम ही नहीं ले रहा। नगोर्नो कराबाख जमीन का ऐसा टुकड़ा है जो अजरबैजान की सीमा के अंदर आता है, लेकिन पेच यह है कि नागोर्नो कराबाख में आर्मेनियाई मूल के लोग बहुसंख्यक हैं। उन लोगों के सिर पर आर्मेनिया की सरकार का हाथ है। फिर बात धर्म की भी है। आर्मेनिया में ईसाई बहुसंख्यक हैं और अजरबैजान में मुस्लिम। आर्मेनिया से अपनी समानताओं के कारण नागोर्नो कराबाख के लोग आर्मेनिया में शामिल होना चाहते थे। इस बात पर 1990 के दशक में दोनों देशों के बीच भयानक लड़ाई छिड़ गई। फिर सीज फायर हुआ और नागोर्नो कराबाख अजरबैजान के ही पास बना रहा, लेकिन इस पर कंट्रोल आर्मेनिया के समर्थन वाले अलगाववादियों का रहा। 2 साल पहले फिर वहां जंग छिड़ी और उन अलगाववादियों के कब्जे का बड़ा हिस्सा अजरबैजान को मिल गया। इसलिए आर्मेनिया में तभी से ही हंगामा हो रहा है। इधर हिंदी दिवस पर अमित शाह गुजरात पहुंचे। गृह मंत्री अमित शाह हिंदी दिवस के मौके पर सूरत में एक कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने हिंदी को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। मोदी जी ने एक भी शब्द बोले बगैर विश्व में जहां जहां भी मंच मिला हिंदी में पूरे विश्व को संबोधित किया है। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को अगले साल दिसंबर तक लोगों के दर्शन के लिए खोला जा सकता है, जिसकी जानकारी राम मंदिर ट्रस्ट ने दी। जम्मू कश्मीर के शोपियां में पुलिस ने ड्रग्स तस्करी के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है बिहार से। बेगूसराय गोलीकांड के आरोपियों को पकड़ने के लिए पटना, वैशाली और समस्तीपुर में छापे मारे जा रहे हैं। कहा जा रहा है ये अपराधी समस्तीपुर की ओर से आए थे और बेगूसराय में गोलियां बरसाकर भाग निकले। चारों आरोपियों की फोटो भी सभी जिलों में भेज दी गई है। इस बीच नीतीश कुमार ने इस घटना के पीछे बड़ी साजिश की आशंका जताई तो बीजेपी ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। जहां पर किया है गड़बड़ी वो सब पिछड़े वर्ग के हैं और एक तरफ जो हंगामा हुआ है वहां पर मुस्लिम कम्युनिटी के हैं, तो इस तरह से करके कोई न कोई धंधा जरूर किया। मंत्री की जो प्रतिक्रिया है वो बहुत ही आपत्तिजनक है। फिर इस पूरे मामले को जिस तरह से जातीय रंग देने का प्रयास किया जा रहा है बहुत ही गलत है। चंद्रमोहन, क्या हो रहा है अब इस पर? बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर अब इस पूरे मसले पर राजनीति शुरू हो गई है और सीधे तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरह से इशारा किया है उससे साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि इस पूरे मामले को अब जातीय रंग देने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं जो जिले के एसपी हैं वो साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, लेकिन दो नहीं बल्कि वो 4 अपराधी थे, 2 मोटरसाइकिल पर सवार होकर पहुंचे थे और समस्तीपुर से बेगूसराय की ओर पहुंचे और उसके बाद गोलियों की बौछार करते हुए और फिर राजेंद्र ब्रिज होते हुए वो निकल गए हैं। तो ऐसे में 3 जिले में अभी एसटीएफ की मदद से छापेमारी की जा रही है, लेकिन 30 घंटे से ज्यादा का वक्त खत्म हो चुका है, लेकिन अब तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है और नहीं ये पहचान हो पाई है कि वो कौन लोग थे जो इस तरह से खुलेआम पिस्टल लेकर पहुंचे और फायरिंग करते हुए लोगों पर निकल गए। शुक्रिया चंद्रमोहन आपका। इस बीच ताइवान स्ट्रेट में चीन ने फिर ऐसी हरकत की जिससे लगा कि मानो वो ताइवान पर हमला करने ही वाला है। चीन ने अपने लड़ाकू विमानों की टुकड़ी और जंगी जहाजों का बेड़ा एक बार फिर ताइवान की सीमा के करीब भेज दिया
और तनाव के बीच उसे एक बार फिर अपनी सेना की ताकत से डराने की कोशिश की। ताइवान ने दावा किया कि चीन के जंगी जहाजों ने ताइवान स्ट्रेट में बनी मीडियन लाइन को पार किया और उसकी सीमा की तरफ बढ़े। मीडियन लाइन अमेरिका की ओर से बनाई गई वो लाइन है जो ताइवान स्ट्रेट में ताइवान और चीन को अलग करती है। इसके साथ ही उसके लड़ाकू विमानों ने भी ताइवान के करीब जाकर ऐसा दिखाने की कोशिश की मानो वो कभी भी बम बरसा देंगे। यानी जंग भले ही न छिड़ी हो, लेकिन चीन लगातार ताइवान के लोगों को डरा रहा है। वो ये दिखा रहा है कि अगर युद्ध हो गया तो फिर उसकी सेना ऐसा हमला करेगी कि ताइवान के लोगों के लिए जान बचाना मुश्किल हो जाएगा और वो बड़ी आसानी से ताइवान को घुटनों पर ले आएगा, जिसके लिए चीन ताइवान को खौफ से भर देने वाली चाल चल रहा है। माना जा रहा है कि इस प्लान के जरिए वो ताइवान पर जबरदस्त दबाव बनाना चाहता है ताकि उसकी सेना और वहां के लोगों का मनोबल पूरी तरह टूट जाए, क्योंकि जब भी चीन ने ताइवान को आंखें दिखाने की कोशिश की उसे तगड़ा जवाब भी मिला। चीन ने हमले की बात की तो ताइवान ने भी उसे दम दिखाया। कई बार अपनी मिलिट्री ड्रिल के वीडियो जारी करके ताइवान ने भी ये बता दिया कि वो दबने वाला नहीं है। चीन की सेना को जवाब देने के लिए वहां के लोगों ने भी कमर कस ली। कहा जा रहा है कि इसी बात ने चीन के गुस्से को और भड़का दिया, जिसके बाद उसने लगातार कई दिनों तक ताइवान की घेरेबंदी के लिए अपने लड़ाकू विमानों और जंगी जहाजों को उसके करीब भेजा। और एक बार फिर ताइवान ने आरोप लगाया कि चीन के लड़ाकू विमानों और युद्धपोतों ने उसकी सीमा का उल्लंघन किया। एक रोज पहले चीन के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमानों ने ताइवान की सीमा के पास उड़ान भरी और उसके घातक मिसाइलों से लैस जंगी जहाजों ने ताइवान की घेरेबंदी कर दी। ताइवान की नौसेना के मुताबिक चीन के 11 फाइटर प्लेन और 4 युद्धपोत उसके बेहद करीब आ गए थे। इनमें चीन के सबसे आधुनिक 2 J-10 लड़ाकू विमान भी शामिल थे। J-10 को चीन का बेहद शक्तिशाली फाइटर प्लेन माना जाता है। करीब 1400 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भरने वाला J-10 इतनी तेजी से दुश्मन पर हमला करता है कि उसे संभलने का मौका तक नहीं मिलता। इसकी इसी ताकत की वजह से इसे फायर बर्ड यानी आग उगलने वाली चिड़िया के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ ही J-10 घातक हथियारों से भी लैस होता है। इसमें लेजर गाइडेड बम और एंटी शिप मिसाइल लगी रहती है, यानी ये जंगी जहाज को भी आसानी से ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। साथ ही इसमें जमीन पर दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने वाली मिसाइलें भी होती हैं। और चीन ने ऐसी ही कई खतरनाक फाइटर प्लेन ताइवान को डराने के लिए भेजे, लेकिन ताइवान ने दावा किया कि उसने भी चीन को जवाब देने में देर नहीं लगाई ताकि उसे ऐसा न लगे कि ताइवान डर गया है। इसी वजह से जैसे ही चीन के लड़ाकू विमान उसकी सीमा के पास दिखाई दिए, ताइवान ने भी अपने फाइटर प्लेन वहां भेज दिए। इसके साथ ही चीन के जंगी जहाजों को जवाब देने के लिए ताइवान के युद्धपोत समंदर में तैनात हो गए। इतना ही नहीं, ताइवान ने तो ये भी दावा किया कि चीन पर पलटवार के लिए उसने अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी एक्टिव कर दिया। ताइवान ने दावा किया कि उसकी चेतावनी के बाद चीन के फाइटर प्लेन और युद्धपोत लौट गए। ताइवान के मुताबिक इस महीने अब तक हर रोज चीन की सेना ने उसकी सीमा का उल्लंघन किया। दावा किया गया कि चीन ने इस महीने में अब तक 247 लड़ाकू विमान और 68 युद्धपोत ताइवान की सीमा के पास भेजे। इधर ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा। ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में कैवियट याचिका दाखिल की। इसमें अदालत से अपील की गई कि अगर मुस्लिम पक्ष ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट के आदेश को चुनौती दे तो उसका पक्ष भी सुना जाए। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एक बस खाई में गिर गई, जिसमें बैठे 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई घायल हो गए। इस हादसे के बाद घायलों की मदद के लिए सुरक्षा बल ने वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। रेलवे ने जम्मू में वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं को बड़ा तोहफा दिया और 30 सितंबर से नवरात्रि स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन चलाने का ऐलान किया। उधर यूपी पुलिस ने बाहुबली अतीक अहमद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रयागराज और लखनऊ में उनकी संपत्तियों को कुर्क किया। लखनऊ में अतीक अहमद का जो बंगला कुर्क किया गया वो उनकी पत्नी के नाम पर है, जिस पर कार्रवाई करने के लिए प्रयागराज से पुलिस की एक टीम पहुंची। पुलिस अपने साथ ढोल और नगाड़े बजाने वालों को लाई थी। लखनऊ के मणियाव इलाके में बने अतीक अहमद के बंगले के बाहर जैसे ही पुलिस की टीम पहुंची, वहां भारी भीड़ जमा हो गई। इसके बाद पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई शुरू की। ये हवेली है और इस हवेली को आज प्रयागराज पुलिस के द्वारा कुर्क किया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक अतीक अहमद के लखनऊ में बने जिस बंगले को कुर्क किया गया उसकी कीमत करीब 8 करोड़ रुपए है। शाइस्ता परवीन के नाम से है, तो हम लोग उसमें उसको कुर्क करने के लिए आए हुए हैं। इसके साथ ही पुलिस ने प्रयागराज में भी अतीक अहमद की 2 संपत्तियों को कब्जे में ले लिया, जिनकी कीमत भी करीब 8 करोड़ रुपए बताई गई। बताया गया कि कुछ दिनों पहले भी यूपी पुलिस ने 100 करोड़ रुपए की कीमत की उनकी 4 अलग अलग संपत्तियों को कुर्क किया था। अतीक अहमद इन दिनों गुजरात के साबरमती जेल में बंद है। उन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कई मुकदमे दर्ज हैं। इस बीच ज़ेलेंस्की की सेना ने ऐसी दमदार वापसी की है कि जंग के मैदान में सीन पलटता दिखने लगा है। अब तक तो खबर यह थी कि यूक्रेन ने अपने खार्किव प्रांत के काफी हिस्से से रूस की सेना को खदेड़ दिया है, लेकिन नया दावा यह है कि रूस के सैनिकों को खदेड़ते खदेड़ते यूक्रेन की सेना कुछ इलाकों में रूस के बॉर्डर तक पहुंच गई है। और अपने दावे को साबित करने के लिए यूक्रेन की स्टेट बॉर्डर गार्ड सर्विस ने खार्किव प्रांत के एक इलाके का वीडियो भी जारी किया,
बताया गया कि इस इलाके से रूस की सीमा 20 किलोमीटर से भी कम की दूरी पर है। वीडियो में सड़क पर जगह जगह सेना की गाड़ियां और टैंक लावारिस पड़े नजर आए। उन पर जेड का निशान था, जिससे साफ हो गया कि वो रूस की सेना के थे। अपनी जमीन एक बार फिर अपने हाथ में आने के बाद यूक्रेन के सैनिक वहां से रूस की हर निशानी मिटाने पर आमादा थे। वीडियो में वो रूस का झंडा भी जलाते दिखे और उसके बड़े बड़े पोस्टर भी फाड़ते नजर आए। यूक्रेन के खार्किव प्रांत के एक और वीडियो में रूस की सेना के टैंक एकदम कबाड़ बने नजर आए। यानी जो रूस ताबड़तोड़ यूक्रेन पर हमले करने में लगा था, यूक्रेन पर कब्जा करने निकला था, उसकी खुद की जमीन खतरे में पड़ सकती है और रूस को लेने के देने पड़ सकते हैं, क्योंकि यूक्रेन के उत्तर पूर्व में मौजूद खार्किव प्रांत वो जगह है जो रूस से बॉर्डर शेयर करता है। रूस की सेना फरवरी में यूक्रेन पर हमला करने के पहले दिन से ही खार्किव में बेहद हमलावर थी और तभी से वो वहां के काफी हिस्से को अपने कब्जे में ले चुकी थी। लेकिन फिर यूक्रेन की फौज अचानक ऐसे धुआंधार एक्शन में आई कि रूस की सेना वहां से भाग खड़ी हुई। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का दावा है कि उन्होंने से वर्ग किलोमीटर के इलाके को रूस के कब्जे से छुड़ा लिया है। लेकिन यूक्रेन ने अपनी सिर्फ जमीन ही वापस नहीं पाई है, बल्कि उस है कि रूस के कई सैनिक भी उस खड़े हैं और वो भी इतनी बड़ी तादाद में कि यूक्रेन के पास उनको रखने के लिए जगह कम पड़ने लगी है। हालांकि यूक्रेन ने सरेंडर करने वाले रूस के इन सैनिकों की संख्या तो नहीं बताई, लेकिन उसके मिलिट्री इंटेलिजेंस के एक प्रवक्ता ने दावा किया कि रूस के सैनिक एक साथ बड़ी तादाद में घुटने टेक रहे हैं, क्योंकि उनके पास और कोई चारा ही नहीं है। यूक्रेन का कहना है कि वो रूस के सैनिकों को तभी छोड़ेगा जब बदले में रूस अपने कब्जे में मौजूद यूक्रेन के सैनिकों को रिहा करेगा। यानी यूक्रेन का इसी महीने उत्तर पूर्व में रूस को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए शुरू किया गया ऑपरेशन रंग लाता दिख रहा है। इसलिए यूक्रेन के हौसले इतने बुलंद हैं कि अब उसकी नजर पूर्वी यूक्रेन में रूस का गढ़ माने जाने वाले डॉनबास पर टिक गई है और यूक्रेन के अधिकारियों का कहना है कि वो डॉनबास के शहरों को टारगेट कर रहे हैं। डॉनबास पूर्वी यूक्रेन का वो हिस्सा है जिसमें डोनेस्क और लुहांस्क प्रांत आते हैं। ये दोनों ही प्रांत रूस की सीमा से लगते हैं और वहां रहने वाले लोगों की बड़ी तादाद रूसी भाषा बोलती है। 2014 से डॉनबास में यूक्रेन से अलग होने के लिए रूस के समर्थन वाले अलगाववादियों ने विद्रोह छेड़ा हुआ है। डॉनबास के काफी हिस्से पर इन अलगाववादियों का कब्जा है, लेकिन अब यूक्रेन ने वहाँ अपना झंडा फहराने की ठान ली है। यही वजह है कि यूक्रेन दावा कर रहा है कि रूस उसके तगड़े हमलों से इतना खौफ में है कि जंग के मैदान में अपने सैनिकों की नई यूनिट तक नहीं उतार रहा। ये मार्च में राजधानी कीव के पास के इलाके से निकलने के बाद यूक्रेन में रूस को मिली सबसे करारी हार मानी जा रही है। लेकिन रूस इसे अपनी रणनीतिक हार मानने को तैयार नहीं। वो कह रहा है कि उसके सैनिक भागे नहीं हैं, बल्कि वो उनकी रीपोजिशनिंग कर रहा है ताकि यूक्रेन के दूसरे इलाकों में अपनी धाक जमाई जा सके। लेकिन रूस में अब कट्टरपंथी और जंग के हिमायती बेसब्र हो गए हैं और फूंक फूंक कर कदम रखने की रूस की स्ट्रेटेजी को छोड़कर टोटल वॉर के लिए भड़काने लगे। मतलब रूस अपनी पूरी ताकत, अपने सभी हथियार यूक्रेन पर छोड़ दे। सभी हथियार यानी परमाणु बम भी। इधर शेयर बाजार में गिरावट रही। आईटी और फार्मा समेत कुछ सेक्टरों के शेयरों में कमजोरी रही। इससे सेंसेक्स 224 अंक नीचे 60,347 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 66 अंक लुढ़ककर 18,004 पर पहुंच गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी को 6 हफ्तों के अंदर सरकारी बंगला खाली करने का निर्देश दिया। इससे पहले सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी सुरक्षा को खतरा बताते हुए दोबारा बंगला देने की मांग की थी। अगले महीने होने वाले T20 वर्ल्ड कप में मेजबान ऑस्ट्रेलिया की टीम नई जर्सी में नजर आएगी। उधर दिल्ली के पास हरियाणा के फरीदाबाद में मनोज मांगरिया नाम के गैंगस्टर के गुर्गे अवैध कब्जे को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक उसके मकान समेत 7 दुकानों पर कार्रवाई की गई, जिस पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर उनकी एक एक ईंट गिरा दी। इस कार्रवाई के लिए प्रशासन की तरफ से बुलडोजर भेजा गया। सबसे पहले बुलडोजर से सड़क किनारे बनी दुकान की दीवारों को तोड़ा गया। इसके बाद छतों को भी ढहा दिया गया, जिससे पूरी दुकान मलबे में तब्दील हो गई। इसके बाद बुलडोजर के निशाने पर दुकान के पीछे बना मकान आ गया, जिसे उसने देखते ही देखते मलबे में तब्दील कर दिया। बताया गया कि प्रशासन की यह कार्रवाई कई घंटों तक चली और इस दौरान कई दुकानों को एक एक कर जमींदोज कर दिया गया। इस कार्रवाई के दौरान वहां भारी संख्या में पुलिस के जवान तैनात रहे ताकि हालात बिगड़ने पर उस पर काबू किया जा सके। पुलिस के मुताबिक मनोज मांगरिया नाम के गैंगस्टर के गुर्गे जावेद पर हत्या समेत करीब 11 मुकदमे दर्ज हैं। इस बीच ऐतिहासिक आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान पर एक नया खतरा मंडराता नजर आ रहा है। खबर है कि आतंकी फंडिंग पर नजर रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने का उसका सपना टूट सकता है, क्योंकि उसने FATF के एक्शन से बचने के लिए अपनी गोद में पल रहे आतंकियों पर कार्रवाई का ढिंढोरा तो पीटा, लेकिन झूठ की बुनियाद पर किए गए उसके दावों की एक बार फिर पोल खुल गई,
जिसकी जानकारी खुद पाकिस्तान के मीडिया ने दी। खबर है कि पाकिस्तान के दावों की हकीकत जानने के लिए पिछले दिनों FATF की टीम ने वहां का दौरा किया था, जिसने ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने के लिए पाकिस्तान को 11 बिंदुओं पर काम करने का टारगेट दिया था। ये वो एक्शन प्लान था जो पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ करना था, लेकिन जांच के बाद FATF की टीम ने माना कि इनमें 10 बिंदुओं पर उसकी कार्रवाई शर्मनाक रही, जिसके बाद पाकिस्तान पर एक बार फिर FATF की ग्रे लिस्ट में बने रहने का खतरा बन गया है, जिस पर अंतिम फैसला अक्टूबर में होने वाली बैठक में होगा। लेकिन खबर है कि अपनी कथनी और करनी में फर्क का पर्दाफाश होता देख पाकिस्तान अभी से नई पैंतरेबाजी में जुट गया और उसने आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को गिरफ्तार करने के लिए अफगानिस्तान सरकार को एक चिट्ठी लिखने का दावा कर दिया। इतना ही नहीं, उसने इस चिट्ठी में अफगानिस्तान में आतंकी मसूद अजहर के ठिकाने की जानकारी देने का भी दावा किया। हालांकि कहा यह जा रहा है कि अफगानिस्तान सरकार ने पाकिस्तान की ओर से इस तरह की कोई भी चिट्ठी मिलने से साफ इनकार कर दिया। मतलब साफ है कि FATF की सख्ती से बचने के लिए पाकिस्तान अपने पुराने पैंतरे आजमाने से बाज नहीं आ रहा है, क्योंकि इससे पहले भी उसने दबाव बढ़ाने पर मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और लश्कर तैयबा के टॉप कमांडर साजिद मीर को गिरफ्तार करने का दावा किया था, जबकि पहले वो उसके मारे जाने का दावा करता रहा था। और इस बार भी अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने उसके झूठ की पोल दुनिया के सामने खोल कर रख दी, क्योंकि अफगानिस्तान ने न सिर्फ पाकिस्तान की ओर से किसी तरह की चिट्ठी मिलने से इनकार किया, बल्कि वहां की सरकार ने तो आतंकी मसूद अजहर के पाकिस्तान में ही छिपे होने का दावा कर दिया। जैश मोहम्मद डले मशर दलता नस्ता अफगानिस्तान की और तंजीम पाकिस्तान की वसीदले से। असल में मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र ने ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया हुआ है। वो कंधार विमान हाईजैक और पुलवामा हमले समेत भारत में हुए कई आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड है। इसी वजह से पाकिस्तान पर उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए भारी दबाव है। माना जा रहा है कि इसी से पल्ला झाड़ने के लिए उसने मसूद अजहर के पाकिस्तान में होने से ही इनकार करने की कोशिश की, जबकि वो पाकिस्तान के सोशल मीडिया नेटवर्क पर लोगों को भारत के खिलाफ उकसाने के लिए लगातार लेख लिखता रहा है। इधर गहलोत के कार्यक्रम में सचिन पायलट के लिए नारे गूंजने लगे। टोंक में राजस्थान के CM अशोक गहलोत के कार्यक्रम में सचिन पायलट के नारे लगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने MCD चुनाव की तैयारियां तेज कर दी। इसी के तहत आम आदमी पार्टी ने कूड़ा विरोधी अभियान शुरू किया, जिसकी शुरुआत गाजीपुर में मौजूद लैंडफिल साइट से की गई। मुंबई के पास भिवंडी इलाके में एक केमिकल गोदाम में भीषण आग लग गई, जिससे लाखों का नुकसान हो गया। उधर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने महंगाई के मुद्दे पर प्रदर्शन किया, जहां उन्हें रोकने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया, क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पार्टी दफ्तर से विधानसभा भवन तक रैली निकालना चाहते थे, लेकिन जैसे ही उनका सामना पुलिस से हुआ, वहां हंगामा मच गया। हालात ऐसे हो गए कि पुलिस वालों और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की होने लगी। विधायक समरपाल सिंह ने आरोप लगाया कि वो लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहते थे, लेकिन उन्हें जानबूझकर इसकी इजाजत नहीं दी गई। और हम लोग जो है संवैधानिक तौर पर अपने धरने के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन विधायकों को भी नहीं जाने दिया जा रहा। इसके बाद तो बवाल बढ़ता ही गया, जिसे काबू में करने के लिए प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेना पड़ा। इस दौरान समाजवादी पार्टी के कई कार्यकर्ता पुलिस और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते भी दिखाई दिए। इमरजेंसी है, बीजेपी सरकार डर गई है। बताया गया कि ये कार्यकर्ता अखिलेश यादव के ऐलान के बाद वहां इकट्ठा हुए थे, जो महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना चाहते थे, लेकिन उन्हें इस बात की इजाजत नहीं मिली थी। हालांकि इसके बावजूद वो पार्टी दफ्तर से रैली निकालने के लिए वहां जुटने लगे, जिनसे निपटने के लिए पहले ही पुलिस की कई टीमों को तैनात कर दिया गया था। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वहां सैकड़ों की तादाद में पुलिस वाले मौजूद थे। ये जो बैरिकेडिंग देख पा रहा है, इसके बाद भी काफी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। एक तरफ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर धक्का मुक्की का आरोप लगाया, तो वहीं पुलिस ने दावा किया कि वो लोग जिस जगह पर प्रदर्शन करना चाहते थे, वहां पहले से ही हाईकोर्ट ने रोक लगाई हुई है। हाईकोर्ट का आदेश है कि किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन यदि किया जाता है तो इको गार्डन के अंदर किया जाएगा। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि वो दफ्तर में मौजूद अखिलेश यादव से मिलना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें अंदर जाने से पहले ही रोककर जबरन हिरासत में ले लिया। इस बीच खबर है कि रूस जंग खत्म करने के लिए अब यूक्रेन पर परमाणु हमला करने की तैयारी में है। ये दावा नेटो की चीफ रह चुकी रोज गॉटमाइलर ने किया, जिससे एक बार फिर दुनिया भर में खलबली मच गई। रोज गॉटमाइलर के दावे के मुताबिक रूस भी अब 6 महीने से जारी जंग से तंग आ चुका है और इसलिए पुतिन इसे खत्म करने के लिए यूक्रेन पर परमाणु हमला करने की तैयारी में है, जिसके लिए उन्होंने नई रणनीति बनाई है, जिसके तहत परमाणु बम के निशाने पर काला सागर के आसपास मौजूद यूक्रेन के सैन्य अड्डे हो सकते हैं। और अगर ये परमाणु विस्फोट हुआ तो इसकी चपेट में आने से लाखों लोगों की जान जा सकती है।
ऐसा इसलिए क्योंकि फरवरी से जारी जंग का अब तक कोई नतीजा नहीं निकला है, जिसके बाद आशंका जताई गई कि पुतिन अपना आखिरी हथियार इस्तेमाल करने की योजना बना रहे हैं, क्योंकि वक्त के साथ यूक्रेन कमजोर होने के बजाय और मजबूती से पलटवार कर रहा है, जिसकी वजह से कई इलाकों से रूस की सेना को पीछे हटना पड़ा है। दावा है कि खार्किव के कई हिस्सों से तो रूस की सेना को यूक्रेन ने खदेड़ कर बाहर कर दिया है, जिसके बाद पूर्व नेटो चीफ ने आरोप लगाया कि रूस के इस भीषण हमले का मकसद न केवल यूक्रेन में तबाही लाना होगा, बल्कि इसके जरिए अमेरिका और ब्रिटेन सरीखे देशों को अपनी ताकत दिखाना भी होगा। उधर एलिजाबेथ के अंतिम संस्कार में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यूके की महारानी एलिजाबेथ के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए लंदन जाएंगी। महारानी एलिजाबेथ का अंतिम संस्कार सोमवार को होगा। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन की तरफ से कैंट रेलवे स्टेशन पर एक हेल्प डेस्क खोला गया। इसके जरिए श्रद्धालु बनारस के मंदिरों से जुड़ी जानकारियां हासिल कर सकते हैं। यहाँ से टिकट उन लोगों को मिल जाती है, जैसे कि रुद्राभिषेक, दर्शन, पूजा जो भी करना होता है। दिलीप ट्रॉफी में सुबह से सेमीफाइनल मुकाबलों की शुरुआत होगी। सेंट्रल जोन का मैच वेस्ट जोन से होगा, जबकि साउथ जोन दूसरे सेमीफाइनल में नॉर्थ जोन के खिलाफ मैच में उतरेगी। इस बीच ओमान की राजधानी मस्कट के एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। वहां मस्कट से कोच्चि आने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट में अचानक धुआं फैल गया, जिससे उसमें मौजूद यात्रियों की सांसें अटक गईं। जानकारी के मुताबिक कोच्चि के लिए इस फ्लाइट को सुबह 11:30 बजे उड़ान भरनी थी, लेकिन फ्लाइट के टेक ऑफ करने से ठीक पहले उसमें मौजूद फायर अलार्म बजने शुरू हो गए। जब तक कोई कुछ समझ पाता, पूरी फ्लाइट धुएं से भर गई, जिसके बाद लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। हालात ऐसे हो गए कि विमान का दरवाजा खोलते ही धुएं ने पूरी फ्लाइट को अपने आगोश में ले लिया, जिसके बाद वहां भगदड़ मच गई। आनंद फानंद में उसमें मौजूद यात्रियों को बाहर निकाला गया तो वो अपना सामान लेकर एयरपोर्ट की तरफ दौड़ते दिखे। इसके फौरन बाद आसपास खड़े विमानों को भी वहां से दूर किया गया ताकि कोई बड़ा हादसा न हो पाए। आशंका जताई गई कि प्लेन के इंजन के पास आग लगने से ये धुआं फैला, जिसमें 144 यात्रियों की जान पर बनाई। उधर कहा जा रहा है कि इस साल का एक और ताकतवर तूफान चीन से टकराने वाला है। अनुमान जताया जा रहा है कि इस तूफान के टकराते ही शंघाई में तेज हवाएं चलेंगी और लगातार तेज बारिश होने से शहर का हाल बेहाल हो सकता है, क्योंकि तूफान के चीन की तरफ बढ़ते समय 145 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है, जिसके बाद इस तूफान के शंघाई शहर के पूर्वी हिस्से की तरफ रुख करने की आशंका है। ऐसे में वहां का प्रशासन अलर्ट पर है और तूफान से निपटने की तैयारियों में जुट गया है। साथ ही वहां लोगों से समुद्र से दूर रहने की लगातार अपील की जा रही है। तूफान के प्रभाव को कम करने के लिए शंघाई प्रशासन ने प्लान भी तैयार कर लिया है, क्योंकि साल के 12वें सबसे ताकतवर तूफान के उठने के बाद कई इलाकों में काफी तेज बारिश हो सकती है और अनुमान तो यह भी है कि शंघाई के पास समुद्र में 5 मीटर ऊंची लहरें भी उठ सकती हैं। और यही वजह है कि शंघाई में मौजूद एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली कुछ फ्लाइटों को रद्द कर दिया गया। दावा है कि हालात को काबू में करने के लिए 2500 से ज्यादा रेस्क्यू टीम बनाई गई हैं और बाढ़ के हालात में लोगों को शरण देने के लिए करीब 400 कैंप भी तैयार किए गए हैं। साथ ही कंट्रोल रूम के जरिए समुद्र में चल रहे जहाजों पर लगातार नजर बनाकर रखी जा रही है, ताकि तूफान के दस्तक देने पर उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा सके। इतना ही नहीं, चीन के पूर्वी प्रांत जेजियांग में अधिकारियों ने जहाजों को बंदरगाह पर लौटने का आदेश दिया है। इसके साथ ही स्कूलों को बंद करने और आसपास के द्वीपों से पर्यटकों को निकालने के लिए भी कहा गया है। इधर टीएमसी ने केंद्र की नीतियों का विरोध जताया। कोलकाता में टीएमसी महिला मोर्चा से जुड़ी महिलाओं ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। यूपी के सहारनपुर में नगर निगम की टीम ने एक पॉश इलाके में अवैध कब्जे को हटाने के लिए बुलडोजर चलवाया। आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस ने पूर्व तेज गेंदबाज जहीर खान और श्रीलंका टीम के पूर्व कप्तान महिला जयवर्धने को बड़ी जिम्मेदारी दी। जहीर को ग्लोबल हेड ऑफ क्रिकेट डेवलपमेंट और जयवर्धने को ग्लोबल हेड ऑफ परफॉर्मेंस बनाया गया। उधर खबर है कि भारत के टैंकों से घबराए पाकिस्तान ने तुर्की से फिर मदद की भीख मांगी। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने इस बार भारतीय टैंकों से निपटने के लिए तुर्की के आगे एंटी टैंक गाइडेड वेपन सिस्टम के लिए हाथ फैलाए हैं, क्योंकि उसे डर है कि कहीं भारतीय सेना के टैंक उसके खात्मे की वजह न बन जाएं। ऐसे में वो एक बार फिर अपने दोस्त तुर्की की शरण में पहुंचा और उसके सामने एंटी टैंक गाइडेड वेपन सिस्टम देने की मांग रख दी। पाकिस्तान ऐसा करके भारत के टैंकों की काट ढूंढने में जुटा है, क्योंकि वो ये बात अच्छे तरीके से जान चुका है कि वो भारत की ताकत के सामने कहीं नहीं ठहरता। सूत्र बता रहे हैं कि पाकिस्तान तुर्की से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की बड़ी खरीद की तैयारी में है और वो उससे लॉन्ग, मीडियम और शॉर्ट रेंज के एंटी टैंक वेपन सिस्टम खरीदेगा। भारतीय टैंकों का खौफ पाकिस्तान पर इस कदर छाया हुआ है कि उसने इनसे निपटने के लिए एक बार फिर से अपने ऑल वेदर फ्रेंड टर्की के सामने हाथ फैला दिया है। बताया जा रहा है कि इस डील के लिए पाकिस्तान के कई अफसर तुर्की जा चुके हैं।
क्योंकि भारत के खिलाफ खुद को मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान तुर्की से एंटी टैंक गाइडेड वेपन सिस्टम तो खरीद ही रहा है, साथ ही उसे हथियारों को कई देशों को बेचने का ख्वाब भी दिखा रहा है। ऐसे में खबर है कि ये दोनों देश मिलकर अलग अलग रेंज के एंटी टैंक गाइडेड वेपन सिस्टम बना रहे हैं, जिन्हें अपने इस्तेमाल में लाने की पाकिस्तान की पूरी प्लानिंग है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने 2019 में तुर्की की मीडियम रेंज की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ओमचास का ट्रायल किया था, जिसे पाकिस्तानी सेना ने 2021 में फिर टेस्ट करके देखा था। कहा जा रहा है कि ये सारी तैयारियां पाकिस्तान सिर्फ भारतीय सेना की बढ़ती ताकत का मुकाबला करने के लिए कर रहा है। पाकिस्तान को डर है कि भारतीय सेना के स्वदेशी टैंक अर्जुन, T-90 और T-72 उसकी विनाश की वजह न बन जाए। ऐसे में चीन के भी उसका जबरदस्त साथ देने की खबरें हैं। इधर दिल्ली सरकार ने बिजली पर बड़ा फैसला लिया। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने बताया कि राजधानी में अक्टूबर से उन्हीं परिवारों को बिजली पर सब्सिडी मिलेगी जो इसके लिए आवेदन करेंगे। बिजली के बिल के साथ एक फॉर्म आएगा, वो फॉर्म भर के वहाँ जाके अपना फॉर्म जमा करा दो और आपको 1 अक्टूबर के बाद भी सब्सिडी जारी रहेगी। दिल्ली में बिजली पर किए गए नए ऐलान के बाद बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर सवाल उठाए और अपने वादे से मुकरने का आरोप लगाया। अपनी की हुई घोषणा का यू टर्न ले लिया है। इस बीच रूस की राजधानी मॉस्को में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर हमले की खबर से पूरी दुनिया सकते में आ गई। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पुतिन के काफिले पर यह हमला कुछ दिन पहले किया गया था, जिसमें वो बाल बाल बच गए थे। दावा किया गया कि पुतिन को उस वक्त निशाने पर लेने की कोशिश की गई थी जब वो दफ्तर में अपना काम निपटाकर घर के लिए निकले थे। और दावा है कि जब वो अपने घर से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर थे तो एक एम्बुलेंस ने आकर उनके काफिले को रोक दिया। इसी दौरान एम्बुलेंस के साथ आई दूसरी गाड़ी में बैठे लोगों ने काफिले में मौजूद उस गाड़ी की ओर विस्फोटक फेंके जिसमें पुतिन बैठे थे, जिसकी वजह से वहां पर धमाका हुआ और चारों ओर धुआं फैल गया। दावा किया गया कि धमाके के बावजूद पुतिन की कार को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ और वो सही सलामत अपनी मंजिल तक पहुंच गए। हालांकि इस हमले के पीछे किसका हाथ है इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन पुतिन पर हुए इस हमले की खबर सामने आते ही उनकी हत्या की साजिश की अटकलों ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया। और ये पहली बार नहीं है। जब से यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है तब से कई बार पुतिन की हत्या की कोशिश मीडिया में सुर्खियां बटोर चुकी है। इससे पहले ब्रिटेन के एक अखबार ने दावा किया कि इस साल फरवरी के महीने में पुतिन पर जानलेवा हमला करने की कोशिश हुई थी। अमेरिका की खुफिया एजेंसी से जुड़े बड़े अधिकारी भी उनकी हत्या का प्लान तैयार होने का दावा कर चुके हैं। जबकि कुछ मीडिया रिपोर्ट में तो यह भी दावा किया गया कि यूक्रेन युद्ध में रूसी सेना के एक के बाद एक कई टॉप कमांडर मारे जाने से पुतिन के खिलाफ नाराजगी बढ़ चुकी है और इन हालात में या तो पुतिन को सत्ता से बाहर कर दिया जाएगा या फिर उनके अपने ही उनकी हत्या करवा सकते हैं। इधर मनी लॉन्ड्रिंग केस में जैकलिन फर्नांडिस से पूछताछ हुई। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा के दफ्तर में जैकलिन फर्नांडिस से पूछताछ की गई। खबर है कि उनसे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सवाल जवाब किए गए। यूपी में जारी मदरसों के सर्वे पर ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने विवादास्पद बयान दे दिया। इस तरह का नोटिस जो भी लेकर आए उसको 2009 का वो कानून दिखाइए और चप्पल जूतों से उनका स्वागत कीजिए। हिंदू सेना नाम के संगठन ने एनडीएमसी के चेयरमैन को एक खत लिखा जिसमें दिल्ली में बाबर रोड का नाम बदलकर भगवान वाल्मीकि मार्ग रखने की मांग की गई। उधर बम्बिया गैंग ने गोल्डी बराड़ और लॉरेंस गैंग के लोगों को पंजाब में आमने सामने लाकर आकर लड़ने की चुनौती दे दी। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से ही दोनों गैंग के लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए हैं और अब तो बम्बिया गैंग खुलकर लॉरेंस गैंग को चुनौती दे रहा है कि उसके गुर्गे अगर पंजाब में आए तो वो बच नहीं पाएंगे। इसके साथ ही बम्बिया गैंग ने कनाडा में बैठे लॉरेंस बिश्नोई के दोस्त गोल्डी बराड़ को भी पंजाब आने के लिए चैलेंज किया। बम्बिया गैंग ने यह धमकी एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी जिसमें कहा गया कि अगर गोल्डी बराड़ को अपने भाई की हत्या का बदला लेना है तो वो पंजाब आ जाए। असल में सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से ही गोल्डी बराड़ और उसके साथी बम्बिया गैंग के निशाने पर हैं, क्योंकि गोल्डी बराड़ पर ही लॉरेंस बिश्नोई के साथ मिलकर मूसेवाला की हत्या करवाने का आरोप है और ऐसा उसने अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए किया था, क्योंकि कहा जाता है कि गोल्डी बराड़ के भाई की हत्या बम्बिया गैंग ने ही करवाई थी और गोल्डी बराड़ को शक था कि उसके भाई के हत्यारों को सिद्धू मूसेवाला ने ही पनाह दी थी। जिसके बाद बम्बिया गैंग के साथ सिद्धू मूसेवाला भी गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई की हिट लिस्ट में आ गए। कहा जाता है कि कनाडा से ही गोल्डी बराड़ ने ऐसी साजिश रची कि 29 मई को मानसा में ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर मूसेवाला की हत्या कर दी गई। इस साजिश में गोल्डी बराड़ को लॉरेंस गैंग का भी साथ मिला। इसके साथ ही गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया का भी नाम इस हत्याकांड में आया। कहा जाता है कि बम्बिया गैंग इस हत्याकांड से जुड़े एक एक आदमी से बदला लेने की तैयारी कर चुका है और इसीलिए उसने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए मूसेवाला की हत्या की साजिश रचने वाले सभी लोगों को खुली धमकी दे दी
और कहा जा रहा है कि बम्बिहा गैंग की यह धमकी कोरी धमकी नहीं है, बल्कि उसने गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई के खात्मे की पूरी तैयारी कर ली है, जिसके बाद पंजाब में भीषण गैंग वॉर छिड़ने की आशंका जताई जा रही है। कुछ रोज पहले ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पंजाब के डीजीपी को चिट्ठी लिखकर अलर्ट किया था कि पेशी के दौरान लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया पर हमला हो सकता है। यही नहीं, आशंका तो ये भी जताई गई कि बम्बिहा गैंग इन दोनों की जेल में भी हत्या करवा सकता है। कहा जाता है कि इसके बाद पंजाब पुलिस ने दोनों की सुरक्षा बढ़ा दी, क्योंकि पंजाब पुलिस ये अच्छी तरह जानती है कि लॉरेंस या जग्गू भगवानपुरिया दोनों में किसी पर भी हमला हुआ तो बड़ी गैंग वॉर छिड़ जाएगी। यही वजह है कि वो किसी भी तरह का जोखिम नहीं उठाना चाहती। लेकिन अब बम्बिहा गैंग की गोल्डी बराड़ और लॉरेंस को दी गई नई धमकी ने पंजाब पुलिस की चुनौती को और बढ़ा दिया। इधर अदालत से बीसीसीआई को संविधान संशोधन की हरी झंडी मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई को अपने संविधान में संशोधन करने की मंजूरी दे दी। अदालत के इस फैसले के बाद बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली और सचिव जय शाह आने वाले 3 साल तक अपने पद पर बरकरार रह सकते हैं। अहमदाबाद में एक बन रही इमारत में लिफ्ट टूटने की वजह से 7 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 2 मजदूर घायल हो गए। अहमदाबाद में आज एक बड़ी दुर्घटना हुई है और मजदूर भी लिफ्ट के साथ नीचे आए पर लिफ्ट गिरी। मध्य प्रदेश के कटनी में एक सड़क हादसे में घायल आदमी को खुदाई करने वाली मशीन के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया। आरोप है कि वक्त पर एम्बुलेंस नहीं मिलने की वजह से ऐसा करना पड़ा। एम्बुलेंस न होने की वजह से देव हम लोग जेसीबी से लेके उसको आ गए। उधर महाराष्ट्र के अकोला में भारी बारिश ने तबाही मचा दी। वहां बीते 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश से नदियों और नालों में उफान आ गया, जिसकी वजह से अकोला जिले के एक इलाके में एक मोटरसाइकिल सवार की जान जाते जाते बची। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें एक आदमी पानी के तेज बहाव के बीच मोटरसाइकिल से सड़क पार करने की कोशिश करता दिखा, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि मोटरसाइकिल का बैलेंस बिगड़ गया, जिसकी वजह से वो आदमी मोटरसाइकिल समेत बहकर नाले के किनारे जा पहुंचा। इसके बाद जो हुआ, सिर्फ 4 मिनट के ब्रेक के बाद चैनल जो है आपके भरोसे पर खरा उतरने में नंबर 1 सच की राह पर चलने में, आपके लिए लड़ने में नंबर 1 आपकी आवाज बनने में, जिसके पास है एंकर की टीम नंबर 1, जो है राजनीति के खेल से लेकर खेल की कवरेज में नंबर 1, आज तक को पछाड़ अब है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। तो देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। प्रदर्शनकारी वहां से हटने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने भी सीएम दफ्तर का घेराव करने की ठान रखी थी। ऐसे में उन्हें वहां से हटाने की पुलिस की सभी तरकीबें फेल होती दिखी। वहीं पर अब भी देखिए जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वाटर कैनन पुलिस का वो लगातार चल रहा है। बीजेपी कार्यकर्ता वहीं डटे रहे और इन हालात में भी उन्होंने बैरिकेडिंग पार करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस भी इतनी आसानी से कहां पीछे हटने वाली थी। पानी की बौछार करने से भी जब प्रदर्शनकारी वहां से नहीं हटे तो उन्हें खदेड़ने के लिए पुलिस वालों ने दूसरे हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए। और इसी कड़ी में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले छोड़े गए। जैसे ही पुलिस ने यह एक्शन लिया, वहां भगदड़ मच गई। बीजेपी कार्यकर्ता इधर उधर भागने लगे। ऐसे में कई लोगों के जूते चप्पल सड़क पर छूट गए, लेकिन थोड़ी ही देर में प्रदर्शनकारियों ने फिर पूरे जोश से सीएम दफ्तर की तरफ कूच करना शुरू कर दिया। हालांकि ये उनके लिए इतना आसान नहीं था। पुलिस की बैरिकेडिंग ने फिर उनका रास्ता रोक लिया। हंगामे के बीच एक तस्वीर ऐसी भी सामने आई जिसमें पुलिस की सख्ती के बावजूद एक आदमी ने बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे ऐसा करने से रोक लिया और वहां से प्रदर्शनकारियों को भगाने का काम को जारी रखा। देखते ही देखते हावड़ा की सड़कों पर हो रहा बवाल पुलिस से प्रदर्शनकारियों की झड़प में बदल गया और वहां के हालात इस कदर बिगड़ गए कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया। इस हंगामे के दौरान हावड़ा पुलिस ने एक प्रदर्शनकारी को खूब पीटा। उसकी लाठियों, लात और घूंसों से जमकर पिटाई की गई, लेकिन वो आदमी भी पुलिस के सामने सिर झुकाने को तैयार नहीं हुआ। इस बीच उसे बचाने के लिए एक महिला बीच में आ गई और उसे पुलिस वालों से दूर ले गई। इसी तरह कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प हुई। इस दौरान बीजेपी के कई कार्यकर्ता जख्मी हो गए, लेकिन पुलिस भी पीछे नहीं हटी और प्रदर्शनकारियों को सड़कों से भगाने का काम जारी रखा। हालांकि यह बवाल नहीं थमा। सीएम दफ्तर का घेराव करने निकले बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राजधानी कोलकाता की सड़क पर खड़ी कुछ गाड़ियों में आग लगा दी, जिस वजह से यह हंगामा पहले से ज्यादा उग्र हो गया, क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने गाड़ियों को आग लगाकर फूंक डाला।
कोलकाता में बीजेपी के दो बड़े नेताओं शुवेंदु अधिकारी और लॉकेट चटर्जी के नेतृत्व में बीजेपी के नबान्नो अभियान ने रफ्तार पकड़ी, जिस पर पुलिस ने बीच रास्ते में ही ब्रेक लगा दिया। शुवेंदु अधिकारी बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ सीएम दफ्तर का घेराव करने निकले, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक दिया, जिस पर उनका गुस्सा भड़क गया। जब काफी कोशिश के बाद भी पुलिस वालों ने उन्हें वहां से आगे बढ़ने नहीं दिया तो वो भी वहीं डटे रहे। लेकिन कुछ ही देर बाद जब बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में कदम आगे बढ़ाने शुरू किए, तब पुलिस भी एक्शन मोड में आ गई और उसने वहां से प्रदर्शनकारियों को खदेड़ना शुरू कर दिया। इन हालात में वहां भगदड़ मच गई। इस दौरान कई लोगों को गंभीर चोटें भी आई और सामने आई तस्वीरों में एक महिला सिर पर चोट लगने के बाद बेसुध नजर आई। एक आदमी तो बेहोश होकर ही सड़क पर गिर गया, जिसे वहां मौजूद दूसरे प्रदर्शनकारियों ने संभाला। ऐसे में शुवेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर तानाशाही का आरोप लगा दिया। ममता लेडी किम नॉर्थ कोरिया बनिए दिए पश्चिम बंग के। बिगड़ते हालात को देखते हुए पुलिस ने शुवेंदु अधिकारी को जबरन हिरासत में ले लिया, लेकिन ममता सरकार के खिलाफ उनके तेवर फीके नहीं पड़े। शुवेंदु अधिकारी के अलावा बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी को भी हिरासत में लेकर पुलिस थाने ले गई और इसी तरह बीजेपी के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को अलग अलग जगहों से हिरासत में लिया गया। इसके बावजूद ममता सरकार के खिलाफ हो रहे इस प्रदर्शन की आग पूरे राज्य में फैली दिखी, जिनमें आसनसोल भी शामिल है। वहां के रानीगंज रेलवे स्टेशन में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने घुसने की कोशिश की तो पुलिस से उनकी झड़प हो गई। कोलकाता पहुंचने के लिए रेलवे स्टेशन में घुसने की कोशिश के दौरान एक बीजेपी कार्यकर्ता को पुलिस ने पकड़ लिया और उसे जबरन अपनी गाड़ी में बैठाकर थाने ले गई। कांठी में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कोलकाता की तरफ कूच करने के लिए रैली निकाली और जमकर नारेबाजी की। इसी तरह राज्य भर से बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता कोलकाता में मौजूद सीएम ममता बनर्जी के दफ्तर को घेरने के लिए निकल पड़े और जब रास्ते में पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी ने यह अभियान ममता सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए छेड़ा, हालांकि इसे राज्य सरकार की तरफ से मंजूरी नहीं दी गई थी। इस बीच राजस्थान के पुष्कर में एक कार्यक्रम के दौरान सचिन पायलट को सीएम बनाने की मांग पर गहलोत सरकार के मंत्री के विरोध में मंच पर जूते फेंके गए। वहां पुष्कर में गुर्जर समुदाय के नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के अस्थि विसर्जन कार्यक्रम के लिए एक महासम्मेलन बुलाया गया था, जिसमें गुर्जर समुदाय के हजारों लोग जुटे। पुष्कर में हुए इस महासम्मेलन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत समेत राजस्थान सरकार के कई मंत्री भी शामिल हुए। लेकिन जैसे ही गुर्जर समुदाय से आने वाले मंत्री अशोक चांदना मंच पर भाषण देने के लिए आए, सामने भीड़ में खड़े कई लोगों ने जूते और चप्पल हवा में उछालने शुरू कर दिए। बताया गया कि अशोक चांदना का विरोध कर रहे लोगों ने सचिन पायलट के समर्थन में नारे भी लगाए। कहा गया कि कार्यक्रम में जूते और चप्पल उछालने वाले लोगों ने गुर्जर समुदाय से आने वाले। ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहां लोगों का नंबर 1 भरोसा बनता है वो, जो उनके मुद्दे उनकी आवाज निडर होकर उठाता है, लोगों की नंबर 1 पसंद बनता है वो, जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है वो, जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज 18 इंडिया, नए इंडिया का नया नंबर 1 न्यूज चैनल। महाराष्ट्र के अकोला में भारी बारिश ने तबाही मचा दी। वहां बीते 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश से नदियों नालों में उफान आ गया, जिसकी वजह से अकोला जिले के एक इलाके में एक मोटरसाइकिल सवार की जान जाते जाते बची। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें एक आदमी पानी के तेज बहाव के बीच मोटरसाइकिल से सड़क पार करने की कोशिश करता दिखा, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि मोटरसाइकिल का बैलेंस बिगड़ गया, जिसकी वजह से वो आदमी मोटरसाइकिल समेत बहकर नाले के किनारे जा पहुंचा और देखते ही देखते वो मोटरसाइकिल समेत उस सैलाब में डूब गया। इस घटना को देख वहां अफरा तफरी मच गई और लोग उसकी जान बचाने के लिए बहते सैलाब में कूद गए और वक्त रहते उसे बाहर निकाल लिया। इस बीच भारतीय वायुसेना ने देश भर में अपने एयरबेस की सुरक्षा के लिए ड्रोन तैनात करने का फैसला लिया है। इसके लिए जल्द ही वायुसेना देश की ही कंपनी से 100 ड्रोन खरीदेगी, जिन्हें वो पूरे देश में एयरबेस की सुरक्षा के लिए तैनात करेगी। वायुसेना के मुताबिक ये ड्रोन दिन हो या फिर रात हमेशा आसमान से एयरबेस की निगरानी करेंगे और किसी भी तरह का खतरा होने पर तुरंत अलर्ट करेंगे, ताकि एयरबेस पर तैनात जवान उस खतरे से निपट पाएं। बताया गया कि वायुसेना ने एयरबेस की सुरक्षा के लिए 100 ड्रोन खरीदने की तैयारी की है। वायुसेना के मुताबिक ये ड्रोन भारत की ही किसी कंपनी से खरीदे जाएंगे। इससे पहले वायुसेना ने हैदराबाद की एक कंपनी से एंटी ड्रोन सिस्टम खरीदने के लिए 155 करोड़ रुपए की डील की थी, जिसका मकसद ये था कि वायुसेना के एयरबेस पर ड्रोन से होने वाले किसी भी हमले को नाकाम किया जा सके, क्योंकि पिछले साल जून के महीने में जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से ही विस्फोटक गिराए गए थे
और पिछले साल 27 जून को हुए इस हमले के बाद से ही वायुसेना ने ड्रोन से किए जाने वाले अटैक से अपने एयरबेस को बचाने की तैयारी शुरू कर दी थी, क्योंकि सीमा पार से ड्रोन के जरिए आए हथियार, विस्फोटक और ड्रग्स तो कई बार पकड़े गए, लेकिन जम्मू एयरपोर्ट स्टेशन पर हुए हमले में ड्रोन का इस्तेमाल पहली बार किया गया, जिसने सुरक्षा एजेंसियों के साथ ही वायुसेना की भी चिंता बढ़ा दी और इसके बाद ही एयरबेस पर ड्रोन तैनात करने का फैसला किया, ताकि निगरानी के साथ खतरे का अलर्ट भी तेजी से मिल सके। साथ ही एयरबेस के आसपास आतंकियों के दिखने पर उन्हें मार गिराने में भी आसानी हो, जबकि एयरबेस पर हमला करने के इरादे से आए ड्रोन को भी ढेर किया जा सके। उधर बारिश ने देश के कई शहरों में लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। गुजरात के राजकोट में भारी बारिश के बाद एक ऑटो रिक्शा पानी के तेज बहाव में फंसकर नदी में गिर गया। पश्चिम बंगाल के मालदा में हुई बारिश के बाद वहां बाढ़ जैसे हालात बन गए। भारी बारिश के कहर से वहां का सरकारी अस्पताल भी नहीं बच पाया और उसके कई कमरों में पानी भर गया। इस बीच जम्मू कश्मीर के कठुआ से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें तेज रफ्तार तेल टैंकर सड़क पर लगे डिवाइडर से जा टकराया। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें बेकाबू तेल टैंकर डिवाइडर में जोरदार टक्कर मारता नजर आया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें सड़क पर लगे डिवाइडर के पास एक पुलिसकर्मी बैठा दिखाई दिया। तभी सामने से आ रहा तेज रफ्तार तेल टैंकर उस डिवाइडर में जा घुसा। हालांकि डिवाइडर के पास बैठा पुलिसकर्मी वक्त रहते वहां से हट गया, जिससे वो बेकाबू तेल टैंकर की चपेट में आने से बाल बाल बच गया। उधर खबर है कि अमेरिका खुद के लिए बेकार हो चुके F-16 लड़ाकू विमानों को अपग्रेड कर दूसरे देशों को बेच रहा है, और इस सच्चाई को जानकर पाकिस्तान की खुशी फीकी पड़ सकती है, जिसने कुछ दिन पहले ही अपने F-16 लड़ाकू विमानों की फ्लीट को अपग्रेड करने के लिए अमेरिका के साथ बड़ी मिलिट्री डील की है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि एक दौर में बेहद घातक माना जाने वाला ये लड़ाकू विमान अब अमेरिका के लिए बेकार हो चुका है। इसीलिए पिछले कई वर्षों से उसने अपनी सेना के लिए इस फाइटर जेट को नहीं खरीदा और अब वो सिर्फ दूसरे देशों को बेचने के लिए अपग्रेड मॉडल तैयार कर रहा है। पिछले दिनों उसने पाकिस्तान के साथ भी उसके F-16 लड़ाकू विमानों की फ्लीट को अपग्रेड करने के लिए बड़ी मिलिट्री डील की थी। करीब 4 साल बाद अमेरिका से सैन्य मदद मिलने पर पाकिस्तान भी फूला नहीं समा रहा था, क्योंकि पाकिस्तान को लग रहा था कि उसकी मदद के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने ट्रंप प्रशासन का फैसला तक पलट दिया। लेकिन वो इस बात से बेखबर था कि अमेरिका ने उसके साथ ही नहीं बल्कि हाल ही में ग्रीस के साथ भी F-16 को आधुनिक बनाने की बड़ी डील की है, जिनका प्रोडक्शन उसने करीब 46 साल पहले यानी 1976 में शुरू कर दिया था। और इसके बाद अमेरिका ने करीब 4600 F-16 लड़ाकू विमान बनाए। लेकिन खबर है कि मांग घटने की वजह से 2017 में इनका प्रोडक्शन बंद कर दिया गया, जिसके बाद अमेरिका ने इन्हें अपग्रेड कर दूसरे देशों को बेचने की कवायद शुरू कर दी और खरीदार मिलने पर इनका एडवांस्ड वर्जन तैयार करने के लिए 2019 में फिर से प्रोडक्शन शुरू कर दिया गया। इस बीच खबर है कि चीन की नजर अब दक्षिण अमेरिका पर है। छोटे देशों को कर्ज के जाल में फंसाने वाले चीन ने इस बार पेरू में अपने बहुत बड़ा निवेश किया। चीन की एक कंपनी पेरू में बहुत बड़ा बंदरगाह बनाने वाली है और दावा यह है कि इस नई बंदरगाह से दक्षिण अमेरिका में कारोबार के नए मौके पैदा होंगे। पेरू की सरकार मानने लगी है कि चीन की ये मेहरबानी वहां कारोबार और रोजगार दोनों बढ़ाएगी। लेकिन समझना मुश्किल नहीं है कि चीन की चाल क्या है। चीन धोखाधड़ी के उसी फॉर्मूले पर काम कर रहा है जिस पर वो दुनिया के बाकी हिस्सों में काम करता रहा है। श्रीलंका और पाकिस्तान की तरह चीन की कोशिश अब पेरू को अपने जाल में फंसाने की है। बल्कि दावा तो यह है कि पेरू के जरिए चीन अब दक्षिणी अमेरिका में पैर फैलाने की कोशिश में जुटा है। चीन की कंपनियां पेरू के कई पड़ोसी देशों के साथ भी संपर्क में हैं, जहां मूलभूत ढांचा बनाने से जुड़ी परियोजनाओं पर काम किया जाएगा। इतना तो साफ है कि चीन की योजना बहुत बड़ी है। उसका लक्ष्य केवल एक बंदरगाह बनाने तक सीमित नहीं है, क्योंकि पेरू के चाके शहर में बनाई जा रही बंदरगाह को एक मेगा पोर्ट कहा जा रहा है, जिसकी वजह है इसका साइज। ये पोर्ट दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा पोर्ट साबित हो सकता है। इससे जुड़ी जो जानकारी सामने आ रही है उनके मुताबिक पेरू की राजधानी से करीब 80 किलोमीटर की दूरी पर प्रशांत महासागर के तट पर यह बंदरगाह बनाया जाएगा। इसे बनाने पर $360 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में करीब 28,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अनुमान यह है कि इस बंदरगाह से हर साल $580 बिलियन यानी करीब 46 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हो सकेगा। शुरुआत में इस पोर्ट पर करीब 4 ही ऐसे पॉइंट होंगे जहां से माल ढुलाई की जाएगी, लेकिन बाद में इनकी गिनती बढ़ाकर 15 की जाएगी। इस पोर्ट के करीब जितने भी अहम हाईवे हैं उन्हें जोड़ने वाली सड़कें बनाने का काम भी इस प्रोजेक्ट में शामिल है। बल्कि आसपास की पहाड़ियों के बीच करीब 2 किलोमीटर लंबी एक सुरंग भी बनाई जा रही है, जो पोर्ट को सीधे एक अहम हाईवे से जोड़ देगी। मतलब साफ है कि दक्षिण अमेरिका में चीन ने कारोबार का नया ठिकाना खोज लिया है। हालांकि पेरू में चीन की दिलचस्पी होने की और भी कई वजह हैं, जिनमें सबसे अहम है पेरू में मौजूद खनिजों का अपार खजाना। पेरू में तांबे का बहुत बड़ा प्राकृतिक खजाना मौजूद है
व्हाइट हाउस की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोकेन पैदा करने में भी पेरू दुनिया में दूसरे नंबर पर है, लेकिन दावा यह है कि दक्षिण अमेरिका में सड़कों का जाल बहुत बड़ा है। अगर पेरू में चीन अपना मेगा पोर्ट बनाने में कामयाब हो गया तो बोलिविया, पैराग्वे और चिली ही नहीं बल्कि आसपास के कई देशों तक चीन की पहुंच बन जाएगी। मतलब ये कि पेरू तो चीन के लिए दक्षिण अमेरिका में एंट्री का गेटवे साबित हो सकता है। हालांकि दक्षिण अमेरिका में चीन की दिलचस्पी नई नहीं है। पिछले कुछ सालों में चीन ने पेरू और उसके आसपास के कई देशों के साथ मजबूत कारोबारी रिश्ते बनाए हैं। ब्राजील में मूलभूत ढांचा बनाने में चीन लाखों करोड़ का निवेश कर चुका है। चीन पिछले कई साल से ब्राजील का आयरन और खरीद रहा है। 2015 में चीन के राष्ट्रपति ने कहा था कि वो आने वाले एक दशक में दक्षिण अमेरिका में 25,000 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 20 लाख करोड़ का निवेश करेगा। 2016 में शी जिनपिंग पेरू, चिली और इक्वाडोर के दौरे पर गए थे। उनके दौरे के बाद कई देश चीन के BRI प्रोजेक्ट से जुड़ गए थे। 2019 में पेरू ने भी चीन के इस प्रोजेक्ट से जुड़ने का औपचारिक ऐलान कर दिया था, लेकिन अब तक कोई बड़ा प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ था। हालांकि पेरू में चलने वाला पोर्ट चीन के लिए एक बड़ी जीत साबित हो सकता है। पेरू की सरकार भी मान रही है कि इस पोर्ट के बनने से वहां रोजगार के मौके बनेंगे। इधर पंजाब सरकार अग्निवीरों की भर्ती में सहयोग करेगी। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने अधिकारियों को अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में सेना का सहयोग करने के निर्देश दिए। खबर है कि इससे पहले जालंधर में प्रशासन से मदद न मिलने पर सेना ने वहां भर्ती रैली रद्द करने की चेतावनी दी थी। बिहार के गोपालगंज में पुलिस ने एक कार में छिपाकर लाई जा रही शराब की खेप को जब्त कर लिया। साथ ही शराब तस्करी के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ऑस्ट्रेलिया में अगले महीने होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए बांग्लादेश क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी गई, जिसकी कमान शाकिब अल हसन संभालेंगे। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है झारखंड से। झारखंड सरकार ने 1932 की खतियान नीति को हरी झंडी दे दी। 90 साल से ज्यादा समय से चली आ रही इस मांग पर कैबिनेट बैठक में मोहर लगाई गई। झारखंड के इतिहास का इसे बहुत बड़ा फैसला बताया जा रहा है। माना जा रहा है कि झारखंड के आदिवासी समुदाय की जमीनों और उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए यह कानून काफी मददगार साबित हो सकता है। निर्णय ले लिया है कि राज्य में 32 का खतियान लागू हो, ओबीसी को 27% का आरक्षण मिले। चंद्रमोहन कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन, ये बड़ा ऐलान झारखंड के लिए। बिल्कुल, देखिए हेमंत सोरेन जब चुनाव हो रहा था उस समय जब भी चुनाव प्रचार के लिए जाते थे तो सीधे तौर पर यह जनता के बीच से मुखातिब होने के दौरान यह कहते थे कि जब भी सरकार हमारी आएगी तो अब पुराने खतियान नियम लागू होगा और साथ ही जो ओबीसी आरक्षण है जो 14% अब तक था उसे बढ़ाकर 27% किया जाएगा। और उसी को लेकर आज हेमंत सोरेन ने यह फैसला लिया है, जिसमें साफ तौर पर आज कैबिनेट की बैठक हुई। उसमें यह कहा गया कि अब पुराने खतियान नियम लागू होगा और साथ ही जो ओबीसी आरक्षण है जो 14% था उसे बढ़ाकर 27% किया जा रहा है, जिससे क्षेत्रीय लोगों को काफी फायदा मिलेगा, झारखंड के रहने वाले लोगों को काफी फायदा मिलेगा। शुक्रिया चंद्रमोहन आपका। हालांकि झारखंड के लोगों के लिए 1932 की खतियान नीति कोई नया शब्द नहीं है। दशकों से वहां की विपक्षी पार्टियां इसे लागू करने की मांग करती रही हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ जब सरकार चला रही किसी पार्टी ने खतियान नीति पर चलने का फैसला किया हो। खतियान का सीधा कनेक्शन 1932 में बनी एक लिस्ट से, उस लिस्ट में झारखंड के लोगों के नाम दर्ज हैं। जिन भी लोगों का नाम उस लिस्ट में होगा उन्हें और उनके वंशजों को ही झारखंड का प्रथम निवासी माना जाएगा। मतलब ये कि राज्य के संसाधनों पर पहला अधिकार उन्हीं का होगा। झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां बहुत बड़ी आबादी आदिवासियों की है। आदिवासी समुदाय का भारी भरकम वोट बैंक ही वहां सरकारें बनाता रहा है और आदिवासियों का सबसे बड़ा मुद्दा देश के सभी हिस्सों में जल, जंगल और जमीन का रहा है। माना जाता है कि 1932 की खतियान नीति लागू होने से आदिवासियों को सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा मिलेगी और उनकी जमीनों की रक्षा हो पाएगी। उधर उत्तर प्रदेश में पालतू कुत्तों के हमले थमने का नाम ही नहीं ले रहे। बीते दिनों हुए गाजियाबाद और नोएडा के हमलों के बाद एक और मामला मुरादाबाद से सामने आया, जहां लिफ्ट में मौजूद एक महिला पर हाउसिंग सोसाइटी के एक पालतू कुत्ते ने झपट्टा मार दिया, जो बिल्कुल महाराष्ट्र के सांगली में हुए डिलीवरी बॉय पर हमले की तरह नजर आया। कुत्ते बिल्कुल निर्भीक हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर उस टाइम पे उन्हें नहीं खींचा जाए तो वो बाइट कर भी ऐसे करेंगे कि आदमी, बहुत बड़ी घटना हुई, गाजियाबाद की घटना के बराबर घटना है। वीडियो में शिल्पी गुप्ता नाम की एक महिला लिफ्ट में खड़ी नजर आई। तभी लिफ्ट का दरवाजा खुला और एक महिला अपने कुत्ते को लेकर अंदर आती दिखी। कुत्ते ने आगे बढ़कर पहले शिल्पी गुप्ता को सूंघा, जिससे वो घबरा गई।
इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, कुत्ते ने उन पर झपट्टा मार दिया। की जांच पशु कल्याण अधिकारी और सहायक नगर आयुक्त के माध्यम से कराई जा रही है। जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर हम जल्दी से जल्दी कार्रवाई करेंगे। हालांकि ऐसा होते ही कुत्ते की मालकिन ने फौरन उसकी चेन खींची, जिससे वो पीछे हटने पर मजबूर हो गया और उस महिला की जान बच गई। वीडियो में दिखा कि कुत्ता महिला के कंधे तक चढ़ गया था, जिसके बाद बिल्डिंग के लोगों ने आरोप लगाया कि अगर उस वक्त वहां कोई बच्चा होता तो उसकी जान भी जा सकती थी। इस बीच खबर है कि ईरान भी भारत के साथ कारोबारी रिश्तों को पटरी पर लाने के लिए बेताब है। ईरान के राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान ये मांग उठा सकते हैं। दोनों नेताओं की मुलाकात SCO समिट के दौरान होने वाली है। भारत ने ईरान से तेल की खरीद 2019 में बंद कर दी थी। उस वक्त अमेरिका ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाए थे। लेकिन अब रूस के साथ कारोबार करते हुए भारत ने पूरी दुनिया को कुछ नए संकेत दिए हैं। उसने ये साफ बता दिया है कि भारत अपने दोस्तों की मदद के लिए प्रतिबंधों को दरकिनार कर सकता है। भारत ने यह भी साफ कर दिया कि अपने देश के हित में फैसले करने में भारत महाशक्तियों के दबाव में नहीं आएगा। ईरान के साथ भारत के बड़े मजबूत कारोबारी रिश्ते रहे हैं। 2019 तक चीन के बाद भारत ईरान के तेल का सबसे बड़ा खरीदार था। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ डील पर रोक लगाकर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए तो भारत ने तेल का इंपोर्ट बंद कर दिया था। लेकिन यूक्रेन की जंग का तकाजा यह है कि भारत से ईरान भी बड़ी उम्मीदें लगा रहा है। ईरान को लगने लगा है कि भारत जब रूस का सहारा बन सकता है तो उसके लिए भी प्रतिबंधों को नजरअंदाज कर सकता है। यही मांग ईरान की तरफ से की गई है और माना जा रहा है कि जब दोनों देशों के नेताओं के बीच मुलाकात होगी तो तेल के सौदे पर बातचीत जरूर होगी और भारत को यह चुनना होगा कि वो ईरान का साथ निभाएगा या नहीं, क्योंकि माना यह जाता है कि रूस के साथ भारत का तेल का सौदा बिल्कुल साफ था। भारत ने रूस से तेल इसलिए खरीदा क्योंकि रूस ने भारत को भारी भरकम डिस्काउंट दिया। आर्थिक उठापटक के दौर में जहां भारत को फायदा दिखा, वहां भारत ने बिना किसी संकोच के डील कर ली। इसलिए माना जा रहा है कि ईरान भी भारत को तेल के सौदे में भारी भरकम डिस्काउंट की पेशकश कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो भारत के लिए ये सौदा भी फायदे का ही होगा। दूसरी तरफ रूस के कच्चे तेल और ईरान से आने वाले कच्चे तेल में भी फर्क है। भारत में ऐसी कई रिफाइनरी हैं जो रूस से आने वाले कच्चे तेल को रिफाइन नहीं कर पाती, मतलब उसे पेट्रोल और डीजल में बदलने की तकनीक कम जगहों पर है। जबकि ईरान से आने वाला कच्चा तेल ठीक वैसा ही है जैसा भारत दशकों से इस्तेमाल करता रहा है। हालांकि रूस और ईरान के साथ डील करने में कूटनीतिक स्तर पर फर्क है, इसलिए फैसला भारत को ही करना है। इधर आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में 5 करोड़ की शराब नष्ट कर दी गई। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में पुलिस ने जब्त की गई 2 लाख से ज्यादा शराब की बोतलों को रोड रोलर चलाकर नष्ट कर दिया। हरियाणा के गोहाना में कुछ लोगों ने खपत से ज्यादा बिजली के बिल आने का आरोप लगाया और प्रदर्शन किया। वहीं बिजली विभाग ने जल्द लोगों की समस्याओं को दूर करने का भरोसा दिया। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें देश में होने वाले फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप फुटबॉल की मेजबानी से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए। अगले महीने 11 अक्टूबर से इस प्रतियोगिता का आगाज होगा। 11 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक इसको किया जाएगा। नवी मुंबई, गोवा और भुवनेश्वर में। उधर उत्तराखंड के रुद्रपुर से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें ट्रक एक मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मारता दिखाई दिया। यह पूरी घटना वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई, जिसमें वो ट्रक मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर मारता नजर आया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें एक मोटरसाइकिल सड़क से गुजरती दिखाई दी। तभी पीछे से आ रहे ट्रक ने उस मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। ट्रक की टक्कर के बाद मोटरसाइकिल पर सवार आदमी ट्रक के नीचे आ गया, जिसे वो ट्रक रौंदता चला गया। इस हादसे में उस आदमी की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुए वीडियो के आधार पर केस दर्ज कर लिया और मामले की जांच में जुट गई। इस बीच ब्रिटेन के अखबार डेली मेल ने दावा किया कि रूस के लोगों का भरोसा पुतिन से उठने लगा है। यहां तक कि उनके करीबी लोग भी जंग के लंबा खिंचने के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जिसकी वजह से रूस की सरकार 2 हिस्सों में बंट गई है। वहां के सरकारी मीडिया चैनल पर यह बहस हो रही है कि आखिर क्यों यूक्रेन को जीतने का प्लान फेल हो गया, जिसके बाद विपक्ष के एक नेता ने तो ये तक कह दिया कि पुतिन को अब यूक्रेन पर कब्जा करने का ख्वाब देखना छोड़ देना चाहिए। Мы подошли к черте, за которой надо вот просто понимать простую вещь. Победить Украину теми ресурсами. ऐसा इसलिए क्योंकि दावा किया गया था कि रूस यूक्रेन पर आसानी से फतह पा लेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जिसके बाद विपक्ष राष्ट्रपति पुतिन के अलावा उनके खुफिया विभाग को भी इसके लिए जिम्मेदार मान रहा है, क्योंकि उनका मानना है कि अमेरिका समेत दुनिया भर के देशों से मिली मदद यूक्रेन के लिए रक्षा कवच की तरह काम कर रही है। और सिर्फ विपक्ष ही नहीं बल्कि पुतिन की कैबिनेट में मौजूद नेताओं ने भी इस बात पर हामी भरी। डेली मेल ने दावा किया कि सरकार से जुड़े लोगों का भरोसा भी अब पुतिन के प्लान से उठने लगा है, जिसकी तस्दीक भी रूस के सरकारी चैनल पर हुई इस डिबेट में हो गई।
पुतिन की कैबिनेट का एक सदस्य वहां सरकार का पक्ष रखने के लिए मौजूद था, जिसने इस बात पर हामी भरी कि पिछले कुछ महीनों में रूस के कई दांव उल्टे पड़े, जिसकी वजह से उन्हें खासा नुकसान उठाना पड़ा। Нам за последние несколько дней нанесли очень чувствительный психологический удар. हालांकि उन्होंने विपक्ष के इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया कि यूक्रेन पर जीत अब मुमकिन नहीं, लेकिन दावा किया जा रहा है कि लंबी खिंचती जंग की वजह से अब लोगों का विश्वास डगमगाने लगा है। इधर एशिया कप में शतक का विराट को बड़ा फायदा मिला। आईसीसी की ताजा जारी T20 रैंकिंग में विराट कोहली 14 पायदान ऊपर चढ़कर 15वें नंबर पर पहुंच गए। मुंबई के बांद्रा इलाके में एक पुल का कुछ हिस्सा गिर गया। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। असम के शिवसागर जिले में पिछले कई दिनों से आतंक मचा रहे एक तेंदुए को वन विभाग की टीम ने पकड़ लिया। दिल्ली के कमला मार्केट इलाके में एक दुकान से 15 लाख से ज्यादा की रकम चुराने का मामला सामने आया। उधर हादसे में साइरस मिस्त्री की मौत के बाद दिल्ली में कारों की पिछली सीट पर बेल्ट न लगाने वालों का चालान कटना शुरू हो गया। टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की मौत की शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने बताया था कि हादसे के समय उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी, जिसकी वजह से पीछे लगे एयर बैग खुले ही नहीं, जो उनके इस दुनिया से जाने की वजह बन गया। और यही कारण रहा कि दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस ने लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कारों की पिछली सीट पर बेल्ट न लगाने वालों के चालान काटने शुरू कर दिए। राजधानी के बाराखंबा रोड से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें कुछ ट्रैफिक पुलिस वाले ऐसे कई लोगों को रोककर उनके चालान काटते नजर आए। दिल्ली की सड़कों पर अब लोगों का चालान किया जा रहा है। वो लोग जो कार में बैठते हैं लेकिन पिछली सीट पर सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। यही नहीं, ट्रैफिक पुलिस वालों ने लोगों को जागरूक करने के लिए तख्तियों का इस्तेमाल किया। उनके जरिए सीट बेल्ट की अहमियत लोगों को बताई गई। सीट बेल्ट का 1000 रुपए तक काटता है। हालांकि कार की पिछली सीट पर बैठने वालों के लिए बेल्ट लगाने का नियम पहले से है और साइरस मिस्त्री हादसे के बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस नियम को गंभीरता से लेने की हिदायत दी थी, जिसके बाद दिल्ली की सड़कों पर सख्ती देखने को मिली। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है दिल्ली से। सुकेश चंद्रशेखर मामले में जैकलिन फर्नांडिस से 8 घंटे की पूछताछ के बाद अगला नंबर नोरा फतेही का है। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने सुबह 10 बजे एक बार फिर नोरा फतेही को पूछताछ के लिए बुलाया है। ये दूसरी बार है जब नोरा फतेही से पूछताछ होगी। इससे पहले 2 सितंबर को उनसे इसी मामले में सवाल पूछे गए थे। आनंद तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, क्या पता चल रहा है इसमें? जी देखिए किशोर जी, बिल्कुल जिस तरह से एक बार की नोरा फतेही से पूछताछ ईओडब्ल्यू ने की थी, उससे ईओडब्ल्यू संतुष्ट नहीं है और यही वजह है कि कल फिर से जो फिल्म एक्ट्रेस नोरा फतेही है उन्हें ईओडब्ल्यू 10 बजे बुलाया गया है और जो पिंकी ईरानी है उनके आमने सामने बिठा के उनसे पूछताछ होगी। एक और बड़ी खबर आ रही है इस समय किशोर जी की जो जैकलिन फर्नांडिस है, आज उनकी और पिंकी ईरानी की काफी तीखी नोकझोंक हुई है। जब उनसे सुकेश चंद्रशेखर से जो गिफ्ट उन्होंने लिए थे या जो कैश लिया था अपने परिवार के लिए, उस पर दोनों लोग ठीक ठाक जवाब नहीं दे पाए। तो आने वाले वक्त में फिर से एक बार जैकलिन फर्नांडिस को ईओडब्ल्यू पूछताछ के लिए बुलाएगी। शुक्रिया आनंद आपका। इस बीच खबर है कि चीन की शी जिनपिंग सरकार से तंग आकर वहां के कारोबारी और रईस सिंगापुर का रुख कर रहे हैं। चीन में बार बार लगने वाले सख्त लॉकडाउन, वहां की जूझती अर्थव्यवस्था और अब ताइवान से तनाव ने कारोबारियों की टेंशन दी हुई है। इसलिए वो निवेश और हमेशा हमेशा के लिए चीन को छोड़ने के लिए सिंगापुर की ओर उम्मीद की नजर से देख रहे हैं। चीन की ई-कॉमर्स कंपनी अलीबाबा के साथ चीन की सरकार के रवैये ने भी वहां के कारोबारियों को डराया हुआ है। फिर सिंगापुर अब कोरोना काल से पहले की जिंदगी में लौट रहा है। वहां की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो रही है। ऐसे में सिंगापुर चीन के अमीर लोगों की पहली पसंद बन गया है, क्योंकि कारोबारियों में अपना पैसा बचाने की होड़ मची है। मसला यह है कि चीन का बैंकिंग और रियल एस्टेट सेक्टर तो डावाडोल है ही। चीन की सरकार ने अपर मिडिल क्लास के सालाना बोनस पर 45% टैक्स वसूलने का भी फैसला किया है। ऊपर से पूरी दुनिया देख चुकी है कि यूक्रेन पर हमले की वजह से अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने रूस के निवेशकों पर भी प्रतिबंध लगा दिए और चीन तो वैसे ही रूस से करीबी और ताइवान से विवाद की वजह से अमेरिका और यूरोप की दुश्मनी मोल लिए बैठा है। इसलिए चीन के कारोबारियों के लिए सिंगापुर सबसे सुरक्षित ठिकाना लग रहा है। लेकिन सिंगापुर में निवेश इतना आसान नहीं, क्योंकि सिंगापुर ने उसकी न्यूनतम सीमा जिसमें टैक्स पर छूट मिल सकती है उसे डबल करके 1 करोड़ सिंगापुरी डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 56 करोड़ रुपए कर दिया है, ताकि दूसरे देशों के लोग सिंगापुर को अपनी काली कमाई का सुरक्षित अड्डा आसानी से न बना सकें। उधर दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के नोएडा से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक आदमी मर्सिडीज कार में आग लगाता दिखाई दिया। बाद में ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो आदमी मर्सिडीज कार को आग के हवाले करता नजर आया। सामने आए वीडियो में वो कार सड़क किनारे खड़ी दिखाई दी।
वहीं कुछ दूरी पर एक आदमी मोटरसाइकिल के पास खड़ा होकर इधर उधर देखता नजर आया। जब उसे आसपास कोई नहीं दिखा तो उसने पहले कार पर तेल छिड़का, फिर उसमें आग लगाकर वहां से फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने सीसीटीवी वीडियो के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि कार के मालिक ने आग लगाने वाले आदमी के काम के पैसे नहीं दिए थे, जिसके बाद गुस्से में आकर उसने यह कदम उठाया। इधर पंजाब में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बीजेपी पर हमला बोला और उस पर आम आदमी पार्टी के कुछ विधायकों को पैसों का लालच देकर खरीदने की कोशिश का आरोप लगा दिया। साढ़े 6-7 एमएलए नाल संपर्क करने की कोशिश की। बीजेपी ने भगवंत मान के लगाए आरोपों को खारिज कर दिया और राज्य सरकार की खनन नीति पर सवाल उठाए। इधर उधर की बात न कर, ये बता कि ये भ्रष्टाचार हुआ कैसे। इस बीच सेमीकंडक्टर चिप की किल्लत का असर अब बैंकों के कामकाज पर भी हो रहा है। पहले कार कंपनियों की प्रोडक्शन में आ रही परेशानियों के पीछे चिप की कमी की वजह बताया गया था, लेकिन अब पता चला है कि बैंकों के कामकाज पर भी चिप के संकट की मार पड़ी है, क्योंकि बैंकों के डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड बनाने में सेमीकंडक्टर चिप का ही इस्तेमाल होता है। डेबिट और क्रेडिट कार्ड में लगने वाली चिप में ही लोगों के बैंक अकाउंट की पूरी जानकारी छुपी होती है। खबर है कि चिप की किल्लत के कारण डेबिट और क्रेडिट कार्ड नहीं बन पा रहे। कई बैंक तो खाता खुलवाने वाले ग्राहकों को डेबिट कार्ड तक वक्त पर नहीं दे पा रहे। तो खबर है कि जिन ग्राहकों के कार्ड एक्सपायर हो चुके हैं, उन्हें नए कार्ड मिलने में देरी हो रही है। पता चला है कि बैंकों को कार्ड सप्लाई करने वाली कंपनियां कार्ड बनाने में नाकाम है, क्योंकि सेमीकंडक्टर चिप मिलने में कंपनियों को भारी परेशानी हो रही है। यूं तो 2019 के बाद से ही बैंकों को सेमीकंडक्टर चिप मिलने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन ताइवान में बने तनाव के हालात ने तो आग को और भड़का दिया, जिसकी वजह से दुनिया भर में आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल कंपनियों का बुरा हाल है, क्योंकि सेमीकंडक्टर चिप बनाने में ताइवान दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी है। दुनिया में जितनी भी सेमीकंडक्टर चिप बनती है, उनमें 60% से ज्यादा अकेले ताइवान में बनती है। बल्कि एडवांस सेमीकंडक्टर चिप बनाने में तो ताइवान का हिस्सा 90% से भी ज्यादा है। यह हिस्सा इतना बड़ा है कि अगर ताइवान में प्रोडक्शन थम जाए तो पूरी दुनिया पर संकट आ जाएगा। पिछले साल ताइवान ने 11,800 करोड़ डॉलर यानी करीब 9 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के सिर्फ सेमीकंडक्टर एक्सपोर्ट किए थे। कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, कोई भी गैजेट हो, चिप के बिना बनना मुमकिन नहीं है। यहां तक कि वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, मिक्सर ग्राइंडर तक भी बिना सेमीकंडक्टर चिप के नहीं बन सकते। बल्कि भारत में तो कई गाड़ियों में ग्राहकों को भारी वेटिंग का सामना करना पड़ रहा है। दावा यह है कि कारों की वेटिंग के पीछे भी सेमीकंडक्टर चिप की किल्लत एक बड़ा कारण है। लेकिन बैंकिंग सेक्टर पर चिप की किल्लत ने टेंशन बढ़ा दी। पता चला है कि देश के सभी बैंकों ने एकजुट होकर मामले में सरकार से गुहार लगाई है। बैंकों की मांग है कि चिप के संकट की जांच कराए जाने की जरूरत है। दावा है कि चिप की किल्लत होने की वजह से ही बाजार में सेमीकंडक्टर चिप की कीमत आसमान छू रही है। इसीलिए बैंकों को चिप बेचने वाली कंपनियां भी उन्हें ही चिप दे रही हैं जो ज्यादा कीमत दे पाएं, जबकि बैंक अपने ग्राहकों से सुविधाओं के लिए मनचाही कीमत वसूल नहीं कर सकते। इसीलिए बैंक परेशान हैं और सरकार से मामले में दखल देने की मांग कर रहे हैं। भटककर जंगलों में कोई रास्ता आम तो ढूंढे, भटककर जंगलों में कोई रास्ता आम तो ढूंढे, कसौटी कस चुके खुद को चलो परिणाम तो ढूंढे। सौभाग्य की एक बात कही रंजना ने, हुआ है रावणों का राज नगरों बस्तियों पर, अब दिला दे मुक्ति जो इनसे फिर ऐसा राम तो ढूंढे। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा 100 बात की एक बात का।